स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए फिर एक शानदार तेज़ी का सत्र, खास तौर से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में तूफानी तेज़ी। इन सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेज़ी, हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली। निफ्टी 22,400 के करीब। मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडिया विक्स 21% से ज़्यादा फिसलकर 10 के नीचे आया। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार नतीजे, सभी सेगमेंट्स में बेहतरीन ग्रोथ। FY24 में प्री टैक्स मुनाफा 1 लाख करोड़ हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस हैं बुलिश, जेफरीज ने दिए 3,380 के टारगेट। M&M फाइनेंस की एक ब्रांच में 150 करोड़ रुपए के फ्रॉड से शेयर 5% फिसला, बना वायदा का टॉप लूजर। हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। कंपनी ने आने वाले नतीजे टाले, अब 30 मई को आएंगे नंबर्स। और आदित्य बिरला ग्रुप शेयरों में आज जोरदार खरीदारी। FPO की कामयाबी से 10% से ज्यादा बढ़कर वायदे का टॉप गेनर है आज वोडाफोन। वहीं ABFRL में 10%, तो AB कैपिटल में भी करीब 8% की बढ़त। नतीजों के लिहाज से कल अहम दिन। 3 निफ्टी कंपनियां HUL, एक्सिस बैंक और LTI माइंट्री पेश करेंगी रिजल्ट्स। HUL के मुनाफे में 4.5% का दबाव संभव, 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ पॉसिबल। ओके, चलिए फिर अब बात करेंगे मार्केट की। और शानदार ट्रेडिंग दिन रहा है मार्केट के लिए, स्पेशली अगर आप ब्रॉडर मार्केट में रहे हैं तो। और एक क्लियर कट अब यहाँ पर एक अप्रोच ये बन रहा है कि न्यू हाई मार्केट में बहुत जल्द लगेगा। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस बार मिड कैप इंडेक्स पहले न्यू हाई लगा दे। हालांकि निफ्टी में भी न्यू हाई लगने के अच्छे खासे चांसेस हैं, लेकिन सारे साइंस हैं इस समय मार्केट के ऑल टाइम हाई लगाने के। उसके कारण बहुत सिंपल है, मार्केट ने बॉटम बनाया, वो भी ख़राब न्यूज़ के साथ। और उसके अलावा मार्केट की ब्रेड्थ काफ़ी स्ट्रांग है और एक कंसिस्टेंट लीडरशिप चेंज के साथ मार्केट यहाँ पर न्यू रैली कर रही है। तो ये एक अपने आप में एक बड़े पॉजिटिव साइंस है। तो इसके लिए यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रांग, और ऐसा लग रहा है कि इस समय मार्केट तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई के लिए। तो ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार बढ़ता हुआ क्लियरली एक अच्छा खासा मोमेंटम, और सब कुछ दरअसल इस समय फेवर में जाता हुआ। अनुज, फिर इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट हाउ, नॉट व्हेन। कितनी जल्दी होता हुआ दिखाई देगा? क्या एक्सपायरी से पहले या फिर एक्सपायरी के दिन होने के आसार हैं? और ऐसे में जिस तरह का मोमेंटम आज देखने को मिला है, आज की क्लोजिंग के लिए कॉन्फिडेंस फिर और बढ़ जाता है कि आप बेझिझक तेजी की पोजीशन कैरी करें? बिल्कुल हर्षिता, देखिए एक चीज़ बहुत सिंपल है। अब एक्सपायरी वाले दिन ही होगा या अगले महीने होगा, एक्सपायरी से 750 बहुत दूर है अभी। लेकिन मार्केट में वो मोमेंटम आता तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस मार्केट में ना टाइम ना करें आप। इस मार्केट में आप बने रहें। इस मार्केट में जो आपके हाथ में है वो है स्टॉप लॉस। एग्जिट आपके हाथ में नहीं होने चाहिए, एग्जिट मार्केट के हाथ में होने चाहिए। तो इसके लिए लॉन्ग रहें इस मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अब स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 22,250। आई थिंक इस मार्केट में मंदी अब 22,100 22,200 की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। तेज़ी 23,500 24,000 24,500 तक की ओपन हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट लेवल टू वॉच ऑब्वियसली 22,500। जब 22,500 क्रॉस होना शुरू होगा तो उसके बाद हम और आगे जाएंगे 22,600 22,700 तक भी। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी पे अभी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू ट्रेड्स लें और अभी इंडेक्स को अवॉइड करें। ओके, तो इंडेक्स से दूर रहने की सलाह, लेकिन क्लियरली स्टॉक मोमेंटम अच्छा खासा। अनुज, एक और चीज़ जो हम हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे कि जिस तरह से विक्स में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो संकेत क्या दे रहा है? देखिए हर्षिता, मैं आज सुबह सुबह हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। सुबह सुबह इंडिया विक्स कोलैप्स हुआ था, और अभी अभी कुछ टाइम पहले इंडिया विक्स 9.93 पर आया। मतलब आई थिंक बहुत समय के बाद इंडिया विक्स ने 10 का लेवल ब्रीच किया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा बिग ब्रेकिंग में और नीचे इसको चलाएं एक बार इंडिया विक्स को, कि 10 हमने ब्रीच किया है।
इंडिया विक्स नॉर्मली क्या होता है, इंडिया विक्स आपको ग्रीड एंड फियर का एक इंडेक्स माना जाता है, फियर का इंडेक्स माना जाता है। इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई थी सीबीओई विक्स के साथ, वो यूएस में होता था सीबीओई विक्स, उसके ही तर्ज पर हमने यहाँ पर एक इंडिया विक्स बनाया है। तो इंडिया विक्स आपको नॉर्मली बताता है कि अगर विक्स बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट में डर है, और अगर विक्स कम हो रहा है तो मतलब मार्केट में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है। इस समय क्या हो रहा है, इस समय एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंडिया विक्स इस समय ओवर कॉन्फिडेंस का एक साइन दे रहा है या फिर ब्रेकआउट का साइन दे रहा है। आई थिंक ये पता करना थोड़ा सा टफ है, और ज़्यादातर जो है ना इंडिया विक्स नॉर्मली बड़े इवेंट जब निकल जाते हैं उसके बाद गिरता है। इस बार पहली बार मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि इंडिया विक्स बड़े इवेंट से पहले ही गिर गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ प्रीवियस वाले जहाँ पर इंडिया विक्स इस तरीके से गिरा था। 23 मई 2019 को इंडिया विक्स 30% गिरा था, और 16 मई 2014 को इंडिया विक्स 34% गिरा था। ये दोनों क्या थे, ये इलेक्शन आने के बाद वाले दिन थे, ठीक है, ये वर्डिक्ट आने के बाद वाले दिन थे। इस बार मार्केट ने इलेक्शन वर्डिक्ट से पहले ही इंडिया विक्स को इतना गिरा दिया। तो ये इसमें एक दिक्कत पता कहाँ पे आएगी, इसमें एक दिक्कत बस अब ये आएगी कि मार्केट जो है वो इतना कॉम्प्लेसेंट हो गया है, आपने एक तरीके से इस चीज़ को मान लिया है कि अब ये रिस्क है ही नहीं मार्केट में, इलेक्शन वाला हो सकता है ना हो सकता है ना हो, लेकिन बस ये एक वो है कि मुझे ये एक अजीब सा लग रहा है कि इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस बार हो सकता है कि मार्केट वाकई में सही में पहचान गया हो, वाकई में सही पहचान गया हो कि 380-400 सीटें आने वाली हैं, और इसके लिए इंडिया विक्स पहले ही गिर गया हो। ये पॉसिबल है, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। फिर अनुज, मेरा एक फॉलोअप ये है कि अगर इंडिया विक्स अभी से वो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर रहा है, तो फिर पोस्ट इलेक्शंस इफ इट ऑल वो नंबर्स अचीव कर लेते हैं जो टारगेट बीजेपी का है, मार्केट में एक्शन बनेगा या नहीं, कि ये ना हो कि ये तो हमने पहले ही पचाया हुआ था। हाँ, ये तो है, ये तो पिछली बार भी 2 बार भी ये हुआ था। देखिए, पिछले 2 बार के इलेक्शन आउटकम आप अगर नोटिस करेंगे, मार्केट पहले ही भाग गया था। वर्डिक्ट आने के बाद मार्केट में कुछ बचा नहीं था, लेकिन उसके बाद एक्चुअल इवेंट आने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर जाता है। मार्केट कुछ टाइम के लिए चलता नहीं है, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत चलता है, उस डायरेक्शन में वापस चलता है मार्केट। तो चलेगा तो सही मार्केट, और ये मार्केट जाएगा इवेंचुअली 40,000 50,000 निफ्टी पर। लेकिन ये हो सकता है कि मई में एक बार, वो जून में एक बार आउटकम आने के बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो कुछ कंसोलिडेशन, लेकिन फिलहाल जो संकेत है वो तेजी की तरफ ही बैठ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए सिचुएशन कंट्रोल में 22,400 की तरफ पहुंच गया। चलिए, 22,400 का लेवल आपकी स्क्रीन पर, 65 पॉइंट ऊपर। बात करते करते ध्यान रखिएगा, आज हम 22,447 सुबह में देख चुके हैं। अब उस तरफ बाजार बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्ष, गुड आफ्टरनून। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है। इस क्रम में सबसे ऊपर आई थिंक जिस स्टॉक को मैं मार्क करना चाहूँगा, अभी एक स्टॉक अपने करियर के हाई को छू गया है, दैट्स मारुति। 12,980 अपने करियर के हाई पे, और 9 अप्रैल के बाद की अब तक की सारी ट्रेजेक्टरीज इसने पार कर दी, ऑल टाइम हाई। सुपर शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में इस वक्त हो रही है, स्पेशली 9 अप्रैल से लेकर अगर आप देखें, एक टाइम फ्रेम था 15 अप्रैल के बीच में, इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। आज का इसका प्राइस बिहेवियर, मोमेंटम और ये टिपिकल राउंडिंग बॉटम, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस पर, और मेरे ख्याल से 13,000 के ऊपर ये 25 रुपये एक डिफिकल्ट जोन है। एक और स्ट्रॉन्ग मूव दे, इस बात के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स हैं। अच्छी शॉर्ट कवरिंग मारुति में स्टार्ट हुई है अभी कुछ देर पहले ही। उसके बाद एक स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स अंबुजा सीमेंट। अभी करीब 0.25% ऊपर है, बट एट 633.80 स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। पिछले 4 अप्रैल से अब तक की पूरी जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ यहाँ पर भी शॉर्ट्स काफ़ी कवर हो रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो ये जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या होता है कि पोजीशंस यहाँ से लिक्विडेट होकर अगले मंथ फ्यूचर्स में बनती हैं, बट प्राइस वाइज दरअसल उसमें पिछले 3 दिन में प्राइस डैमेज हुआ था, वो रिकवरी आज स्क्रीन पे है, और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इसको डे हाई पर 633.80 पर लाके खड़ा कर चुकी है। और एक स्टॉक और जो कि अच्छा मूव दे रहा है, दैट्स मेटल स्पेस में सेल। आज सुबह मेटल्स में थोड़ा सा लिक्विडेशन था, लेकिन इसमें रत्ती भर नहीं, 152.30 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ
अच्छा ओ एडिशन नेक्स्ट मंथ पे, करंट मंथ पे अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख शेयर की अनवाइंडिंग हुई है और डे हाई पर। तो अभी मेरे लिए हर्षता मेन इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स हैं उसमें मारुति सबसे ऊपर एट ऑल टाइम हाई, मंगलवार का फैक्ट्री से वैसे फेवर कर रहा है, अंबुजा सीमेंट्स और सेल, 3 स्टॉक्स मैं स्क्रीन पे रखूंगा। हर्षता यूनिक आइडियाज और इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी होगी। फटाफट से आपके लिए कहां तेजी कहां मंदी का आज ट्रेंड बना है, बैठा है, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में कंस्टिंग 22,400 पर तेजी का मूव है, वो तेजी वाले काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ग्रासिम, भारती एयरटेल, HCL टेक, नेस्ले जैसे ट्रेड्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया एक और सत्र जहां पर वो एक मेगा FPO में जो बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद 11% ऊपर। बाकी ये भी आदित्य बिरला ग्रुप कंपनियों में तेजी और ओबरॉय रियल्टी में भी आज हम देख रहे हैं अच्छे खासे तेजी के गेन्स बने हैं। मंदी कहां हो रही है तो सन फार्मा, रिलायंस आज थोड़ा सा साइडवेज है अच्छे नंबर्स के बावजूद। टाटा कंज्यूमर नतीजों से पहले थोड़ा सा शांत है, ध्यान रखिएगा आज नतीजे आने वाले हैं शाम को। और इसके साथ ही कुछ सेलिंग ABB, एबिट और ऑरेकल फाइनेंस में देखने को मिली। M&M फाइनेंस, वो फ्रॉड का मामला जो सामने उभर कर आया, नंबर्स दरअसल डेफर कर दिए गए हैं। आज की जगह 30 तारीख को दरअसल वो नतीजे आएंगे और स्टॉक अभी भी खामियाजा भुगत रहा है मुनाफा वसूली का। चलिए हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे डिटेल में। फंडामेंटल्स के लिए मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी, टेक्निकल कॉल्स पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद, शिल्पा रावत और जतिन गेरिया। 2:20 पर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नंबर्स पर हम बात करेंगे, कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजों पर और हाईलाइट और FY25 का आउटलुक देने के लिए कंपनी के MD और CEO S कृष्णन हमारा साथ देंगे। अदानी ग्रुप एक बार फिर चर्चा में है, हॉर्मस फटाके आपको बताएंगे क्यों। 2:30 बजे उनसे होगी बातचीत। साथ ही साथ 2:35 पर यतिन आपको बताएंगे MSCI में किन किन स्टॉक्स की एंट्री की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर फोकस। HUL, एक्सिस, LTI, माइंडट्री ये दिग्गज कंपनियां हैं और साथ ही इंडियन होटल जिनके नंबर्स का हम विश्लेषण लेंगे सुमित से। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देने वाले हैं DR चोकसी के फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी और फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, STBT या BTST और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो एक बार जरा आप आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स लेकर आइए। आई थिंक 2-3 दिन पहले हम ये बात कर रहे थे अजता कि आदित्य बिरला ग्रुप में कुछ तो हुआ है, किसी ने तो चाबी लगाई है वहाँ पर। और आप देखिए किस तरीके के यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स जो है ना वो अनलीश हुए। हमने बात एक्चुअली उस समय अल्ट्राटेक के उसमें कही थी, लेकिन आप अल्ट्राटेक, ग्रासिम, AB कैपिटल, अभी रिसेंटली पिछले महीने इन्होंने कहा था कि दे विल कंसिडर डीमर्जर ऑफ मुद्रा इन AB फैशन, और विद इन 2 वीक्स उन्होंने कर भी दिया उसको। ठीक है ना, वो अनाउंस भी कर दिया। मैं सरप्राइज था परसों AB फैशन की, कल AB फैशन का स्टॉक चला नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलना चाहिए था, ज़्यादा चलना चाहिए था AB फैशन का स्टॉक। कल समाव चला नहीं, लेकिन आज देखिए किस तरीके से चला ये स्टॉक, 9% चला और बाकी के AB ग्रुप स्टॉक्स चले। इसमें एक और चीज़ क्या हो रही है, अगर आप वोडाफोन जैसे स्टॉक में आप 1 लाख करोड़ की डिमांड ला सकते हैं, तो आप समझिए कि ग्रुप के ऊपर तो कॉन्फिडेंस है मार्केट का। मार्केट कह रहा है कि नहीं ग्रुप तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर AB कैपिटल क्यों चल रहा है, क्योंकि AB कैपिटल ने इतना अंडर परफॉर्म किया। अभी नई इनकी मैनेजमेंट है, विशाखा मुले आई हैं, उसके अंदर लोगों को लग रहा है कि अच्छी यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। बहुत लोगों को लग सकता है कि जो ट्रेंड ने किया है क्या AB फैशन वो कर सकता है। तो ये अब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मार्केट यहाँ पर ले रही है कि अब शायद ये ग्रुप चलना शुरू होगा। मेरे ख्याल से एक स्टॉक जो और यहाँ से चला नहीं है, जो शायद चलना शुरू हो, मतलब उतना नहीं चला रिलेटिवली, वो हिंडाल्को। वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि इस तरीके के आपको धीरे धीरे मूव दिखेंगे, लेकिन ये ग्रुप जो है ना मेरे ख्याल से अब लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। चले तो यहाँ पर भी बड़े गेम चेंजिंग मूव्स होपफुली आते हुए दिखाई देंगे। एटलीस्ट उस तरह की सुगबुगाहट और उस तरह का एक्शन ग्राउंड पर दिखने लगा है। अब ट्रेड कहाँ लेना है, क्या बैठ रहा है ट्रेड, उसकी बातचीत करना शुरू करते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा जी, शुरुआत आपसे बताइए इस समय का ताजा ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वो है बायोकॉन। इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है। इंट्राडे ट्रेड कर रहा है 278 पे, ब्रेकआउट मिला है 275 पर, उसी के नीचे स्टॉप लगाना चाहिए 3 रुपए का। टारगेट होगा 285। मेरे ख्याल से आजकल में जाना चाहिए बायोकॉन। ओके, बायोकॉन ये हो गई गाबा सर के पिक। चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक।
जी, गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो पिक रहेगी वो ऑटो सेक्टर से रहेगी, विच इज टाटा मोटर्स, क्योंकि ऑटो सेक्टर में सारे ही नाम एक साथ चल रहे, बजाज हो चाहे टीवीएस, मारुति, एवरीवेयर देयर इज अ स्पाइक। तो हम टाटा मोटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरे दिन उसने कंसोलिडेट करके अभी वो लास्ट आवर में एक अपस्विंग देने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। फ्यूचर्स के हिसाब से यहाँ पे 988 के करीब प्राइस है। अगर हम यहाँ पे 982 पे एसएल लगा सके और अगर इसको होल्ड कर सके तो बहुत ही जल्दी हम इसमें 1000 के नंबर्स देखने के लिए रेडी होने चाहिए विद इन अ डे और टू बिफोर एक्सपायरी। ओके, टाटा मोटर्स आपका ट्रेड 987.55 पे स्ट्रॉन्ग स्विंग और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त क्या रहेगा? जी वीरू जी, हर्षा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स में एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और मेरे हिसाब से जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो होगा एसीसी। कल निचले लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आई थी, आज फॉलो थ्रू आ रहा है। तो ये करीबन 2455 2460 के बीच ट्रेड कर रहा है। 2435 2435 2440 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए। टारगेट रखेंगे 2525 2525। ओके 2525 ये इस समय का टारगेट एसीसी पर। मार्केट में वापस एक बार तेज़ी आ रही है। अब 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी 22400 क्रॉस करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। मानस, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मानस के पास जाऊँ उससे पहले एक बार ज़रा मारुति लेकर आइए आप, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही थी ऑटो स्टॉक्स की। अभी अभी मारुति ने ऑल टाइम हाई लगाया, फ्रेश ऑल टाइम हाई, और मंगलवार को हनुमान जयंती वाले दिन मारुति में ऑल टाइम हाई। ये तो होना ही था। खैर चलिए मानस, गुड आफ्टरनून, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले। आज 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करनी चाहिए। 164 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 173 173 रुपए के टारगेट सेट करना है। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 170 वाला मे मंथ का ऑप्शन ले सकते हैं जो 7 रुपए 35 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 5 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में आप लगा के रखिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो एल&टी फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की बन रही है। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड होगा वो डाबर में होगा। तो आर्ली चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न फॉर्म हुआ है और अभी वो उसके नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है डाबर में कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अपसाइड हमें देखने मिलना चाहिए। तो डाबर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस होगा 502 रुपए का और ऊपर में टारगेट 527 के होंगे। ओके, डाबर लॉन्ग। आज निफ्टी एफएमसीजी पे हमने सुबह से कई बार बात की है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी एफएमसीजी ने दिया है आज, और एक बार प्लीज़ निफ्टी एफएमसीजी रखिएगा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं मयूरेश जी से कॉल लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपका इस वक्त का जो कन्विक्शन आइडिया है वो क्या है? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक सीमेंट एज अ स्पेस इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए, और 3 स्टॉक्स आपके डेफिनेट वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए प्राइस के हिसाब से तो एक बेटर एक्शनेबल होगा। अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट और एसीसी। नाउ विद इन दिस एंटायर पैक जो जेके पे का से एक वाइट सीमेंट की एक एडिशनल कैपेसिटी है जहाँ पे रियलाइजेशन और एक एब्सोल्यूट एबिटा काफ़ी अच्छा रहता है, दैट कैन डेफिनेटली बी केप्ट। और दूसरा ऑब्वियसली एसीसी है। अगर हम डिमांड ड्राइवर्स देखें इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मेट्रो की ग्रोथ, हाउसिंग, I think that is expected to push cement demand between that 9 to 10% mark overall industry के लिए। दूसरा थिंग फॉर ACC itself जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं, फ्लाई की जो रिक्वायरमेंट है एज अ इनपुट कॉस्ट, दैट इज अराउंड 40% अंडर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, ये 50% के आसपास जा सकती है। दूसरा आई थिंक जो लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं for the group as a whole, along with the land bank that they probably got, and a relatively stronger balance sheet. आज अगर आप leverage देखें और cash equivalents देखें balance sheet के ऊपर, तो काफ़ी significantly well placed है। Along with जो expectation है कि जो other input costs है, petcoke etc., वहाँ पे जो marginal increase हमने देखा है, वहाँ sales realization में भी शायद play out होगा on a positive note. So absolute EBITDA per ton, यहाँ पे I think एक significant improvement देखी जा सकती है।
सो सीमेंट एज अ पैक आपके वॉच लिस्ट पे रखें. ACC, JK सीमेंट शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट. ओके, ACC मतलब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पर्सपेक्टिव से इस वक्त ये हमारे पैनल की रिकमेंडेशंस में स्लिप करता हुआ. मीनवाइल बीते अगर मैं आधे घंटे को देखूं तो उसमें ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है और आयशर मोटर्स, मारुति, टाटा मोटर्स रिविया सब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए. एक टेक्निकल सेंस यहाँ पे सिर्फ लेते हैं आयशर मोटर्स पे. मानस, जिस ट्रैजेक्टरी में ये मेरे ख्याल से सितंबर 2019 से रहा है, मतलब आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे, जनवरी 2021 का हाई, नवंबर 2022 का हाई और 2 अप्रैल 2024 का प्राइस. मतलब जो नॉर्मल ट्रैजेक्टरी थी, राइजिंग ट्रैजेक्टरी थी, ये उसको भी बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ. दैट मीन्स एग्रेशन एकदम चरम पे है. आपका व्यू क्या है इस वक्त आयशर मोटर्स पे? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया जब 4200 का लेवल ब्रीच हुआ था. उसके बाद भी कहीं पर कोई साइन रिवर्सल का या तो प्रॉफिट बुकिंग का देखने को नहीं मिल रहा है. हायर टॉप हायर बटन बन रहे हैं और हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे भी स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा है. 10 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले लेता है और नया हाई बन जाता है. मेरे ख्याल से ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी. करीब 48-50 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं. तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, और या तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है तो एक करेक्शन का इंतजार करिए. छोटे से करेक्शन पे 44-30 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना के रखिए. आई थिंक 48-50 तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 हफ्ते में आयशर मोटर्स दिखा सकता है. ओके, अच्छा एक बार ज़रा भारती एयरटेल लेकर आइए स्टॉक का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने का सबसे शानदार स्टॉक इंडेक्स में भारती रहा है. 7 दिन में 10.5%. उसका थोड़ा लंबा चार्ट अगर आप खींच देंगे तो बहुत ही एक वन वे मोमेंटम इस स्टॉक में. देखिए 3 महीने में 16% के मूव्स यहाँ पर इस समय मारुति जैसे स्टॉक, भारती जैसे स्टॉक में. मयूरेश है ना हमारे साथ. मयूरेश, गुड आफ्टरनून. भारती एयरटेल, क्या ये 2000 की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक अब? आफ्टरनून अनुज जी, ऐसे लग तो ऐसे ही रहा है लुकिंग एट द मोमेंटम. और 2-3 चीजें. एक, आई थिंक द स्टॉक इज लार्जली नाउ ट्राइंग टू फैक्टर इन कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक आरपू इंक्रीज होना लाजमी है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. जैसे चेयरमैन साहब खुद कह रहे थे कि आरपू इंक्रीजेस आएंगे. आई थिंक द क्वांटम ऑफ आरपू इंक्रीजेस आर गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल ड्राइव द स्टॉक मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड. बट ये अच्छा खासा प्राइस इन होने लग गया. बट आई थिंक वंस दैट अनाउंसमेंट हैपेंस एक शायद ड्राइव थ्रू आ जाए. दूसरा, आई थिंक अगर आप एंटरप्राइज पार्ट ऑफ द बिजनेस को देखें तो बोथ एयरटेल एंड जियो आर ट्राइंग टू इंक्रीज अ सब्सटेंशियल चंक थ्रू द एंटरप्राइज पार्ट ऑफ द बिजनेस. क्योंकि आज अगर आप टेलीकॉम डेटा देखें इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर मार्केट शेयर, a large part of the subscribers are prepaid subscribers. पोस्टपेड वालों में जो एक ट्रैक्शन देखने मिल सकती है फ्रॉम अर्बन एरियाज, वो लार्जली शायद जेस्टेट हो चुकी है. प्रीपेड टू पोस्टपेड ट्रांजिशन इन द एग्जिस्टिंग बेस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, बट द एंटरप्राइज बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू इंक्रीज सब्सटेंशियली, जो नेक्स्ट लीवर ऑफ ग्रोथ होगा ये सारे टेलीकॉम कंपनीज के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद आरपू इंक्रीजेस जो ऑब्वियस इंपैक्ट बैलेंस शीट पे आएगा विद इंप्रूव कैश फ्लोज, जो डीलेवरेज होगी बैलेंस शीट इवन मोर सब्सटेंशियली गोइंग फॉरवर्ड. और जितना इन्होंने केपेक्स किया है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये पूरा फ्रंट लोडेड है. तो जैसे आई थिंक इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स प्ले आउट होंगे ऑन देयर बैलेंस शीट, अर्निंग्स पर शेयर शुड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. सो एट मार्केट्स में वी फील EPS RS रेटिंग बहुत अच्छे हैं. जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए. ये स्टॉक में अर्निंग्स री रेटिंग आ सकती है विद ऑल दीस ट्रिगर्स इन प्लेस. बड़ी अर्निंग्स री रेटिंग की तैयारी भारती एयरटेल करता. अच्छा मयूरेश, अब तक आई एम श्योर आप लोग डिसाइड कर पाए हैं भारती एयरटेल वर्सेस हेक्साकॉम. क्या हेक्साकॉम में भी अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए? बिल्कुल है हर्षदा जी, बट आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अ लिटिल बिट टू मच फॉर कंफर्ट इन द लास्ट फ्यू डेज सिंस लिस्टिंग. पुलबैक्स एक अच्छी रणनीति होगी, बट आई थिंक द बेस्ट वे एनीबॉडी हैज टू प्ले इज थ्रू भारती, क्योंकि पेरेंट में सारा कुछ आ जाता है. The other trigger also that I missed out probably is some element in terms of the African operations. अगर जो divestments को देख रहे हैं few key markets, वहाँ से भी I think एक अच्छा growth engine आ सकता है, because some of the markets are not performing well. Laggards बनते हैं overall African EBITDA performance पे. So I think the more better strategy will be to play through Bharti itself, because it's a complete play in terms of the telecom ecosystem. एक कंप्लीट प्ले सीधा भारती एयरटेल है. लेकिन अनुज, हेक्साकॉम जिस तरह से सब्सक्रिप्शन डेटा आया था और उसके बाद एक बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी, अब स्टॉक ज्यादातर लोग कह रहे हैं इट्स रन अहेड विद फ्रॉम द करंट वैल्यूएशंस.
लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं? हेक्साकॉम के बारे में टफ है, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है इसको, लेकिन टेलीकॉम बहुत पैसा बना के देगा इस साल में। टेलीकॉम बहुत पैसा बना के देगा, जो मयूरेश कह रहे हैं मैं सहमत हूँ उससे। इलेक्शन के बाद टैरिफ हाइक आना ही आना है, मान के चलिए आप। और हर्षिता इसमें होता क्या है ना, हम लोग वो जैसे अब आप और मैं, अब हमारा मान लो प्लान है महीने का, सपोज करिए हमारा तो कॉर्पोरेट प्लान है, लेकिन सपोज करिए 600 रुपये का प्लान है। अब अगर वो 600 रुपये 630 रुपये कर दिया जाए मान लो, आप सोचेंगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन वो कंपनी के आरपो में सीधा 5% ऐड करेगा। मेरा मानना बहुत सिंपल है और मेरा ये मानना काफ़ी समय से रहा है। क्या होता है ना, हम सबको चाहिए एकदम से थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक या थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन वाला स्टॉक, इसके लिए सब वोडाफोन के पीछे भाग रहे हैं। हमने भारती का फॉर एग्जांपल 5 साल का चार्ट दिखाया था सुबह, भारती का 5 साल का चार्ट दिखाया था हमने। भारती के 5 साल के चार्ट के सामने अगर आप फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया का 5 साल का चार्ट देख लेंगे ना, आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि ज़्यादा पैसा कैसे बनता है। ये देखिए 5 साल में 324% भारती एयरटेल दिखा रहा है, वोडाफोन आइडिया 5 साल में वहीं का वहीं है। 5 साल पहले भी ये 15-16 पे था, आज भी ये 15-16 पे ही है, ठीक है। अब हाँ, मतलब इसमें ये है कि लोगों को एक्साइटमेंट ये रहती है कि हाँ इसके बीच में 4 रुपये भी चला गया था। तो अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो भले ही आप वोडाफोन पे वो फोकस कर लें, अदरवाइज टेलीकॉम में बेस्ट प्ले रहेगा नंबर 1 भारती जी, ऑब्वियसली, क्योंकि जियो के बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, हमारी खुद की कंपनी है, प्लस वो अलग से लिस्टेड नहीं है। तो नंबर 1 भारती, नंबर 2 इंडस टावर, और अगर उसके बाद आपके पास थोड़ा स्पेस बचे और थोड़ा आपको करना है तो फिर वोडाफोन, अगर आपने एफपीओ में ले लिया है तो। मेरा व्यू ये था कि एफपीओ मिल जाए तो ले लीजिए, एफपीओ में ले लिया तो आप रखिए। अब आपके पास एक बहुत सिंपल ट्रेड है, एफपीओ मिल गया 11 रुपये पे, 11 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, या तो इवन स्टीवन होकर निकल जाएंगे या फिर बड़ा पैसा बन जाएगा, दो में से एक चीज़ होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं, अभी भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भारती एयरटेल और इंडस टावर में है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हैं तो एयरटेल और ऑफ कोर्स इंडस टावर में। और इंडस टावर पे आज ऑफ कोर्स वोडाफोन के सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर ब्रोकरेजेस भी खूब बुलिश हुए हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है वोडाफोन तो उसका पूरा फायदा इंडस टावर के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। इस पर एक चार्ट चेक जतिन आप दीजिए इंडस टावर, और फिर आगे बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की। देखिए इंडस टावर की अगर जो मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट है, और हमने देखा था 240-230 के अराउंड लेवल से अराउंड 360 की एक रैली ऑलरेडी हो चुकी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे थोड़ा डाइवर्जेंस का साइन है, इसके लिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक अगर जो कूल ऑफ आ जाए तो आई थिंक आई विल बी कंफर्टेबल टू बिल्ड पोजीशंस इन दिट। तो अराउंड 340 के आसपास अगर जो डिप आए तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। ऊपर में मेरे को लगता है ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तो आई थिंक 400 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप अराउंड 340 सजेस्टेड है। ये तो 340 के आसपास ज़्यादा बेहतर मौका आपके लिए रहेगा इस स्टॉक में तेज़ी की पोजीशन लेने का। ये भी अच्छे खासे रिटर्न्स, एक महीने में 32% भाग चुका है। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और रुख करते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की तरफ, जहाँ पर चौथी तिमाही के नतीजे आ गए। यहाँ पर भी हमने देखा है मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, हालांकि स्लिपेज के आंकड़े में कुछ इजाफा रहा, ब्याज से आए 7.5% के आसपास। मुनाफे में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं, जिसका तस 253 करोड़ के आसपास ये खड़ा था। और यहाँ पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। अब यहाँ से आगे सिचुएशन कैसी उभर कर आ रही है, कंपनी के एमडी और सीईओ एस कृष्णन हमारे साथ है। कृष्ण साहब गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। दो चीज़ें, एक तो स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% बढ़ गए हैं और कुछ आपने राइट ऑफ ज़्यादा किए हैं Q4 में, कारण बताएंगे इसके? ऐसा है, अगर मेरा एनपीए देखेंगे तो एनपीए पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में 1.69% था ग्रॉस एनपीए, वो अभी मार्च में 1.44 में आया है। स्लिपेज के बारे में बात करूं तो अभी मेरा स्लिपेज रेशियो है Q4 में सिर्फ 0.16% है, जो पिछले तिमाही में 0.22% था। मेरे को सेकेंड क्वार्टर में जो सितंबर वाला क्वार्टर था उसमें थोड़ा ज्यादा स्लिपेज था, उसके कारण पूरे साल का मेरा स्लिपेज रेशियो 1.36 में रहा। अगर आप देखेंगे Q4 को, स्लिपेज तो टोटली कंटेन्ड है, सिर्फ वन ऑफ Q2 में मेरा कुछ अकाउंट था
जो बड़ा वाला था वो स्लिपेज हुआ था, इसके वजह से वो स्लिपेज ज्यादा हुआ था। वो अभी ठीक हो गया। मेरा एसएमए पोजीशन देखिए, मेरा एसएमए पोजीशन पिछले साल में 6.51% था, वो अभी 3.97 में आ गया। इसका मतलब है मेरा स्ट्रेस पोजीशन हैज कम डाउन सब्सटैंशियली। सो गोइंग फॉरवर्ड आई एक्सपेक्ट दैट इस साल में जो 24-25 वाला है उसमें स्लिपेज तो बहुत कम होने का ही है। और आप राइट ऑफ देखेंगे वो भी वन ऑफ है, जो 100% में था वो राइट ऑफ किया है हमने, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ। गोइंग फॉरवर्ड वी डू नॉट एक्सपेक्ट मच ऑफ द राइट ऑफ। ओके, बिल्कुल। तो कृष्ण साहब, गुड आफ्टरनून। एक बात बताइए फिर, ये जो आपकी रिस्ट्रक्चर्ड बुक है इसमें से कितना बुक खराब हो सकती है आते वक्त अगले कुछ क्वार्टर्स में, और यहाँ से आपकी एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी? मेरा रिस्ट्रक्चर्ड बुक्स देखेंगे तो उसमें आई कैन से द रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस वाज 785 crore at the beginning of the last year, that is March 23 was 785 crore, and that is today 570 crore. Out of that, if I look into the NPA is only 66 crore. That clearly indicates that the book is behaving well. Rather, my repayments are coming extremely well. That is why I gave the example of SMA. अगर SMA को आप देखेंगे तो SMA तो बहुत कम हो गया है। SMA has come down from 6.51% to 3.97, and इस क्वार्टर में आप देखेंगे NPA भी कम हो गया है, which was 1.69, उसमें से 1.44 में आ गया है। So आगे I am expecting that slippage ज्यादा नहीं होगा। Restructured book is behaving well. ओके मिस्टर कृष्णन, इससे पहले कि मैं आई थिंक दूसरी रेशियो से बात करूं कासा पे, या फिर आपका जो आउटलुक है रिगार्डिंग डिसबर्समेंट और एनआईएम्स को लेकर, मैं आपकी बुक को देखा था सर कि अगर मैं इस क्वार्टर को देखूं तो रिटेल मोर और लेस फ्लैट है, कॉर्पोरेट में एक सब्सटेंशियल डिप है वाई बेसिस पे, करीब जो कॉर्पोरेट बुक है उसमें 27% का, एग्री में एक सब्सटेंशियल जंप है 24% का। ये एक सिर्फ मात्र इस क्वार्टर का हाल है, या फिर आपको लगता है कि ये ट्रेंड परसिस्ट करेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में? मेरा फोकस हमेशा होता है रैम सेगमेंट में। मेरा फोकस रैम सेगमेंट में होता है। अगर मेरा रैम को देखेंगे तो 91% है रैम, और जो ये रैम है पिछले साल में 87% था। इसका मतलब 4% इस साल में हमने बढ़ाया है रैम में। रैम में एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रोथ है पिछले साल में 23-24 में, लेकिन आगे मेरा फोकस होगा सब में, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई में होगा। माय बैंक इज प्राइमरीली फॉर द रैम सेगमेंट, सो वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट। वेयरएवर पोटेंशियल इज अवेलेबल उसको हम फायदा उठाएंगे। एग्रीकल्चर में मेरा अच्छा पोटेंशियल मिला था, और इस साल में 23-24 में बैंक ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लिया था, वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अभी। सो आई एक्सपेक्ट दैट इट विल पे द रिजल्ट्स, वी विल बी एबल टू रीप द फ्रूट्स इन 24-25 as we were focusing on the MSME as the first phase in the business process reengineering. We took the MSME in that phase. We have created MSME hubs in almost all the geographies. We have 12 regional offices, out of which 9 regional office में 9 regional office में हमने MSME hub बनाया है। उस MSME hub में मेरा अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, क्योंकि स्पेशलाइज्ड पीपल को हम पोस्ट करते हैं, उसमें मेरा अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और हमने रिलेशनशिप मैनेजर्स को भी अपॉइंट किया है। दिस विल एनेबल मी फॉर हैविंग मोर रिलेशनशिप एंड आल्सो द लीड। सो आई एक्सपेक्ट दैट दिस विल इंप्रूव इन दिस ईयर। ओके सर, चाहे वो भारत हो, आई मीन भारत में चाहे वो जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है या फिर वर्ल्ड वाइड, शायद एक जनरल सेंस ये परसिस्ट कर रहा है अब कि जो रेट कट की साइकिल थी वो थोड़ी सी डेफर हो गई है। ऐसे में जो एनआईएम्स आपने इस क्वार्टर में मेंटेन किया, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.24, ये FY25 के फर्स्ट हाफ के लिए मोर और लेस ट्रैजेक्टरी यही रहेगी, या फिर इसमें कोई आप इम्प्रूवमेंट या फिर डिक्लाइन देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ट्रैजेक्टरी यही होगा। मैं गाइडेंस तो ये देता हूँ स्ट्रीट को कि मैं ऑलवेज निम तो 4 से ऊपर ही रखूंगा, वो गाइडेंस दे रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अभी रेट तो स्टेबल है, अभी काटने का अभी इमीडिएट रिडक्शन का उम्मीद नहीं है, इसलिए मेरा निम इसी रेंज में रहेगा।
मिस्टर कृष्णन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू फॉर FY24 सर 25 थैंक यू कैलेंडर ईयर 24 एंड FY25। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बीच मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार लाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार कायम है। 584 अंकों का इजाफा इस समय ये इंडेक्स दिखा रहा है, तो आप कह सकते हैं 10-11 पॉइंट और ये हाई पर बैठा रहेगा। चलिए इस बीच MSCI की समीक्षा मई के महीने में होने वाली है और 14 मई को होगी। 31 मई से एडजस्टमेंट होता दिखाई देगा। अब इसकी आज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि फिर से मार्केट इसी इवेंट पर फोकस कर रहा है। मई में वही एक चीज़ होगी जिस पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब कई सारे स्टॉक्स का नाम लिया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वोडाफोन आइडिया, वो भी MSCI में शामिल हो सकता है। यहाँ पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, पहले तो ये वोडाफोन वाला कनेक्शन कैसे जुड़ रहा था? क्योंकि अब तक मेरे ख्याल में चर्चा नहीं चर्चा थी। और देखिए, वोडाफोन का जो FPO हुआ है उसके बाद जो फ्री फ्लोट में इजाफा हुआ है, हमने टिपिकली ये येस बैंक के साथ भी होता हुआ दिखा था, सुजलॉन के साथ भी होता हुआ देखा था कि जैसे ही पब्लिक फ्लोट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, एक साइजेबल पोर्शन का डाइल्यूशन होता है, तो MSCI फ्री फ्लोट के आधार पे काफ़ी सारे स्टॉक सिलेक्ट करती है। IIFL अल्टरनेटिव्स रिसर्च के हिसाब से और एक दो जो ब्रोकरेज के साथ हम संपर्क में, उनके हिसाब से जो MSCI का अपकमिंग रिव्यू है, यहाँ तो शायद वोडाफोन आइडिया का आना मुश्किल है क्योंकि जो कट ऑफ डेट है उसके पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न शायद अपलोड नहीं होगी, लेकिन जून रिव्यू में शायद वोडाफोन आइडिया को जगह मिले MSCI इंडेक्स में और करीब 200 से $250 मिलियन के ऊपर की बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। यानी 1800, 2000, 2200 करोड़ तक की बाइंग आपको, जैसे आपका अजम्पशन हो वैसे वोडाफोन आइडिया में आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो प्राइस कट ऑफ है वो 13-14 रुपये के ऊपर है, जहाँ ये एलिजिबिलिटी होती हुई नज़र पड़ेगी। तो ये चीज़ पे भी हम स्पेसिफिकली नज़र बनाए रखेंगे। ओके, चलिए ये बात होगी वोडाफोन आइडिया की, लेकिन यतिन बाकी कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी होगी हम? तो अनुज, आपको जैसे पता है कि इस हफ्ते कट ऑफ होने वाला है बहुत सारे स्टॉक्स का MSCI में शामिल होने के लिए। जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं इंक्लूजन साइड पे। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा इंडस टावर। यहाँ प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा था और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपको जो मोमेंटम है वो दिखता हुआ बन सकता है जहाँ तक कि MSCI इंडेक्स का सवाल है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें जो श्रीराम फाइनेंस जो सुंदरम फाइनेंस जो एक रिसेंट कट ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ भी आपको $200 मिलियन तक की बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टोरेंट पावर, NHPC जैसी पावर कंपनी, JSW एनर्जी जिसने रिसेंटली अपना QIP किया है, ये सब कंपनी का नाम शुमार हो सकता है MSCI के अपकमिंग इंडेक्स में। कैनरा बैंक, पॉलिसी बाजार और फिनिक्स मिल वो दूसरे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट लाइकली हैं MSCI इंक्लूजन के लिए इस रिव्यू में। हालांकि एक्सक्लूजन साइड पे अगर आप देखें तो पेटीएम यानी 197 ये MSCI इंडेक्स से बाहर हो सकता है और बहुत स्लाइट चांस है कि बर्जर पेंट्स भी इस बार MSCI इंडेक्स से बाहर होता हुआ आपको नजर पड़े। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रेडार पर यहाँ रहने वाले हैं, इन पर नज़र रखेंगे। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल शिल्पा जी भी जुड़ी है हमारे साथ, उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए वोडाफोन आइडिया पर भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या आपके पास? वैसे खैर बैन में है ये स्टॉक, या फिर कोई और आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक पर, और आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में तो बैन में है तो कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। और बाकी आदित्य बिरला ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो सुबह से सब में इतना ज्यादा तेजी ऑलरेडी हमने देखा है ना कि यहाँ पे फॉर टाइम बिंग इमीडिएट बेसिस विल नॉट रिकमेंड एनी स्ट्रेटेजी फॉर नाउ। अभी के लिए ट्रेड के लिए मुझे फ्रेश अच्छा लगता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, एक ब्रेकआउट पे आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से टूवर्ड्स 48,500 से 49,000 के लेवल्स के लिए हम लोग एक बार अटेम्प्ट लेंगे। तो उसमें AU बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। AU बैंक का रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। स्टॉक 600 के सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 650, थोड़ा पोजिशनल फॉर मेन सीरीज। तो AU बैंक इज अ बाय। ओके शिल्पा जी, एक बार जरा मारुति को देखिएगा, टाटा मोटर्स को देखिएगा, इनमें कोई मई में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या फिर मतलब इस महीने की तो कॉल ले सकते हैं? 13,000 का प्राइस स्ट्राइक करता हुआ मैम, कोई कॉल ऑप्शन का व्यू है यहाँ पर आपका? जी बिल्कुल, मारुति में आज सुबह से हम लोग इसको नोटिस कर रहे थे, स्टॉक ऑलमोस्ट 13,000 पे ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 13,200 का कॉल ऑप्शन मे का
हम लोग देखेंगे तो थोड़ा रीजनेबली भी है, लेकिन यहाँ पे अभी मे के स्टॉक्स में आपको थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एट द मनी भी देखते हैं तो भी यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब प्राइस ही मिलेगा इमीडिएट बेसिस में, बट लिक्विडिटी वहां है। तो आप यहाँ पे 420 के अराउंड मारुति का 13,000 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है मेव का, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आपको रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे 300 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन यहाँ से मारुति एक्सपेक्टेड है कि 13,500 से 13,700 के लेवल्स को भी एक बार अटेम्प्ट लेगा। तो इसमें ये व्यू सही जाता है तो आपका ये 420 वाला कॉल ऑप्शन आपको 600 से लेके 750 तक के भी लेवल्स तक ट्रेड करते मिलेगा, जो डबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप मारुति का 13,000 का कॉल ऑप्शन ओके तो मारुति का 13,000 का कॉल ऑप्शन जो 423 पर है, यहाँ पर एक मौका है अभी भी पोजीशन लेने का और अच्छे रिटर्न्स कमाने का। ये स्टॉक आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की, क्योंकि आजकल ये फिर चर्चा में आ चुका है पूरा पैक। और यहाँ पर दरअसल रॉयटर्स के हवाले से एक डेवलपमेंट आई है कि सेबी को अदानी ग्रुप में निवेश किए हुए दर्जन भर ऑफशोर फंड्स में डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन मिला है। अब ऑफशोर फंड्स ने मंजूर लिमिट से ज़्यादा ग्रुप शेयरों में निवेश किया है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हॉर्मस फटाकिया हमारे साथ हैं और उन्हीं से समझते हैं। हॉर्मस बताइए क्या कह रहा है सेबी और रॉयटर्स की रिपोर्ट। न्यूज़ फ्लो तो डेवलप हो रहा है, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि CNBC आवाज़ ने अपने और आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया है, जैसे कि आपने अभी दर्शाया, कि सेबी को एक दर्जन भर ऑफशोर फंड्स हैं जिनमें डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन पाया गया है, और साथ ही साथ में ये जो सारे ऑफशोर फंड्स हैं इन्होंने अपनी मंजूर लिमिट से ज़्यादा निवेश किया है अडानी ग्रुप कंपनीज़ में। अब सूत्रों ने ये बताया है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है वो एक फ़ंड के साथ अडानी ग्रुप की साठगांठ की जांच कर रही है। अब जांच में ये देखा जा रहा है कि कहीं क्या ये फंड जो है बड़े शेयर धारकों के साथ उनकी साठगांठ है, और इसकी भी जांच की जा रही है। सूत्रों ने ये बताया है रॉयटर्स को कि फंड जो है सेबी जो जांच की जा रही है उस पे इंडिविजुअल फंड के स्तर पर डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, जबकि सेबी को ग्रुप फंड के लेवल पर डिस्क्लोजर्स की ज़रूरत है, इसकी जांच की जा रही है। और 8 ऑफशोर फंड्स ऐसे हैं जो दर्जन भर जो पाए गए हैं ऑफशोर फंड्स, उसमें से 8 ने सेबी को लिखा है, सेटलमेंट के लिए संपर्क किया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि वो सेटलमेंट के लिए तैयार है, पर वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, पर वो जुर्माना देकर सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो आगे मैं दोबारा ये बता दूं कि CNBC आवाज़ ने इस खबर की अपने तौर पर पुष्टि नहीं की है, और जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा कोई बड़ा रिएक्शन अडानी ग्रुप स्टॉक्स में नहीं देखा गया है। जी बस बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए, और याद रखिएगा इसमें हमारे कोई सूत्र या फिर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये मात्र अगर आप देखें सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी मैं इस पर कोई टेक्निकल सेंस नहीं लूँगा और कोई ना फंडामेंटल सेंस लूँगा, एक खबर थी जिससे आपको हमने अवगत करा दिया। थोड़ा मार्केट में 22,400 की रेंज में इस ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो निफ्टी पे अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 स्टॉक्स में आप देखिए जो मूव शुरू हुआ है उसको ज़रा हल्का सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एक बार स्क्रीन पे लिख आइएगा एशियन पेंट्स 2872, बहुत दिनों बाद एक अच्छा मूव बन रहा है और सस्टेन कर रहा है स्टॉक 20 DMA की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कंफर्टेबली। मतलब इतना कंफर्टेबल मैंने इसको नहीं देखा था पिछले कुछ समय में। क्रूड का हल्का सा रिट्रेसमेंट 88-89 की ट्रेजेक्ट्री। शिल्पा जी मैं एक बार फिर से आऊँगा क्योंकि फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप जुड़ी हैं। ये एक तो जो हमारा 19 अप्रैल का लो था वो सिमिलर था 6 मार्च के लो से, वो सिमिलर था 29 फरवरी के लो से। तो मोर और लेस इस रेंज में आपने फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 ये लोज निकाल दिए, और उसके बाद 20 DMA का रीगेन करना। एशियन पेंट्स पे आपको क्या सेंस दे रहा है शिल्पा जी? अभिनंदन जी, अगर यहाँ पे मैं एशियन पेंट्स देखूं तो एशियन पेंट्स अगर आप थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेंज होता है, जहाँ पे ये 2850 तक आता है, वापस 3200 तक जाता है। तो ये जो रेंज है इसके नीचे या इसके ऊपर एशियन पेंट्स काफी टाइम से गया नहीं है। तो अभी के लिए तो एशियन पेंट्स एक अच्छे बाइंग लेवल पे है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस थोड़ा बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2800 का रखिए। आपको टारगेट 2950, 3000, 3200 के भी आपको मिलते रहेंगे, जहाँ पे आपको ट्रेल करते रहना है।
और अगर यहाँ से, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाइंग इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एकदम सपोर्ट लेवल पे है, तो आप चाहे तो मई मंथ का ऑप्शंस के थ्रू भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं 2900 का कॉल ऑप्शन देखूं, वो रफली 62 रुपीज में है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसमें 35 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे ये अगर 2950 से 3000 तक जाता है, तो ये ऑप्शन आपको 100 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम शिल्पा जी से, उसके बाद रचना जी से एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार आज प्रशांत सावंत जी लेकर आए हैं, और मयूरेश से मिड कैप फंडा एज ऑलवेज। ये चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। शिल्पा जी शुरुआत करते हैं फिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। जी अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन हम लोग मई सीरीज में लेंगे। यहाँ पे मैकडॉवल्स पे ध्यान देंगे। मैकडॉवल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुलबैक कहाँ से डे लो से हुआ है और अभी डे हाई की तरफ है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बहुत ज्यादा अग्रेसिव लॉन्ग ओवाई बिल्डअप भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1200, 1230, 1250 के भी लेवल्स आपको मई में आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे 1200 का कॉल ऑप्शन लिटिल फार ऑफ द मनी है, बिकॉज मई में लिक्विडिटी इज द इश्यू। तो 1200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 28 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 21 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 35 का रहेगा। इसके ऊपर 39 से 44 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए 1200 का कॉल यूनाइटेड स्पिरिट्स में लेने की सलाह इस समय दी जा रही है शिल्पा की तरफ से, और 26 पर है अच्छा खासा मोमेंटम इधर बनेगा। रचना जी एफएनओ सुपरस्टार। जी मेरी तरफ से इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स रहेंगे और ये बाई साइड पे रहेंगे। यहाँ पे हम अगर 594 का लेवल फ्यूचर्स में सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हम बहुत ही जल्दी 608 और 612 के नंबर्स देख सकते हैं। ओके इंडियन होटल्स बाय हैं, और ये रचना जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार हो गया। प्रशांत जी के पास चलते हैं चार का चमत्कार पिक करने के लिए। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरू जी मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इन्फो एज naukri.com में, करीबन 5850 पे चल रहा है। 5925 स्टॉप लॉस रखेंगे, 1% से थोड़ी ऊपर रिस्क होगी, और यहाँ से टारगेट रखेंगे 5700 से लेके 5650 तक। ओके इन्फो एज नौकरी, ये हो गई प्रशांत की पिक। अब चलते हैं मयूरेश के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश जी बताइए आपके पिक। अनु जी वील गो विद IRCTC। हमें लगता है जो केटरिंग का बिजनेस है दैट हैज डन एक्सेप्शनली वेल पिछले क्वार्टर में। जो टूरिज्म वाला बिजनेस था दैट हैज डन एक्सेप्शनली वेल एज वेल, और ये क्वार्टर इज द बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ टिकटिंग एज वेल। तो आई थिंक जो टिकटिंग की EBIT मार्जिन रहती है 84%, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एज फार एज टॉप लाइन एंड मार्जिन आर कंसर्न। और ये चारों चीज़ें इंक्लूडिंग रेल नीर, जो 3 प्लांट्स रेडी हो जाएंगे, वहाँ पे जब एक वॉल्यूम एक्टिविटी बिल्टअप होगी क्वाइट सब्सटेंशियली, that should ensure that EBITDA margins pick up quite significantly for even this part of the business. So चारे segments of the business should do well. Expectations of more Vande Bharat trains coming through, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रह सकता है स्टॉक के लिए। अर्निंग्स पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, मार्जिन प्रोफाइल शुड स्टे अबाउट 35% कंसोलिडेटेड बिजनेस के लिए, एंड बॉटम लाइन ग्रोथ शुड बी डिसेंट इनफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक EPS RS रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है IRCTC के। यहाँ से भी एक 18 से 20% के हम अपसाइड देख रहे हैं, मतलब स्टॉक प्लेस्ड एट 950। क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसको होल्डिंग हो सकते हैं। फिलहाल IRCTC पर एक कॉल इस समय मयूरेश का आता हुआ। चलिए अब आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ सारे ट्रेड्स। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1200 का कॉल, टारगेट 35, 40 और 44 का है, स्टॉप लॉस 21 का आप रखेंगे। एफएनओ सुपरस्टार में इंडियन होटल्स, और इंडियन होटल पर आगे बात करेंगे, नतीजे कल आने वाले हैं बाय द वे। 608 के लिए बाय साइड का ट्रेड है, आगे 618 तक भी जा सकता है। प्रशांत पिक कर रहे हैं इन्फो एज को, जहां पर तेजी करनी है 57, आई बेग योर पार्डन, शॉर्ट साइड का ट्रेड है। ये स्टॉक है वैसे तेजी में आज, लेकिन आगे मुनाफा वसूली का ट्रेड यानी कि मंदी का ट्रेड 5700 तक पहुंच सकता है, ये तो शॉर्ट करें। और मयूरेश को पसंद है IRCTC, जहां पर आज 1% का मोमेंटम बन रहा है। ये हैं वो सारे ट्रेड्स जो आपके सामने हुए हैं पेश। चलिए एक और 2 ट्रेड्स की बात कर लेते हैं जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है। रियल्टी एक पूरा पैक जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है, लेकिन प्रशांत ये ओवरऑल रियल्टी में कोई ट्रेड आप लेना पसंद करेंगे क्या?
क्योंकि अब तक बाकी सब में हमने देखिए एक अच्छा खासा डेफिनेट मूव देखने को मिला है और ये शायद आज अकेला कैचअप कर रहा है। डीएलएफ भी 2.5% ऊपर है, गोदरेज में भी खरीदारी का सौदा बनता दिखाई दिया है। ये फिर से थोड़ा सा फ्लेवर में आता हुआ पैक। जी एक्चुअली हर्षा जी, ओबेरॉय रियल्टी वाज माय फर्स्ट पिक। मैं इसको सिर्फ एक चीज के लिए मैंने वेट किया है, ये काफी दिनों बाद 20 दिनों के एवरेज को अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है वो एक बार 1485-90 के ऊपर क्लोज हो जाए। हार्डली 1% दूर है, बट वो मैटर करेगा, तो उसके ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए। अभी फिलहाल सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो वो 1465 1465 से ट्रेल कर सकते हैं। ओके, 64 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स क्लियरली आज का स्टार। अब करीब करीब 1% ऊपर यहाँ पर 2-3 और स्टॉक्स एक बार ज़रा लेकर आइए आप। एक बार कोफोज लेकर आइए, क्योंकि वैसे आईटी वीक है आज, लेकिन कोफोज में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इस समय। कोफोज डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। मानस, कोई व्यू कोफोज पर? देखिए आज रिवर्सल तो डेफिनेटली कोफोज में देखने को मिला है। अगर आप देखिए तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एक छोटे से बाउंड बैक के लिए प्ले करना चाहिए, जहां पर आपके टारगेट 5400 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 5174 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अभी भी मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव नहीं है। ये कोई बहुत बड़े मूव के लिए आपको प्ले नहीं करना है, केवल एक छोटे से मूव, एक बाउंड बैक के लिए, जहां आपके टारगेट 5400 के रहेंगे, उतने ही टारगेट के लिए एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नंबर्स की बात करते हैं। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन नंबर्स के हिसाब से। निफ्टी की 3 कंपनियां हैं, लीवर, एक्सेस और LTI माइंडट्री, जो अपने नंबर्स पेश करेंगे। साथ ही इंडियन होटल्स FNO में सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? तो शुरुआत करता हूं मैं उस स्टॉक के साथ जो बहुत समय चला नहीं है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG जाइंट, और इसके नंबर्स के कल आंकड़ा आने वाले हैं। ये पहली चीज़ तो इसने मेगा अंडर परफॉर्मेंस में स्टॉक ऑलरेडी है, 3 साल के आसपास किसके लेवल से वहीं पर ये स्टॉक खड़ा हुआ है। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है, सिचुएशन में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद बाजार लगाकर नहीं चल रहा है। मोटा मोटा ये अनुमान है कि रेवेन्यूज़ फ्रंट पे करीब करीब 14,850 करोड़ का एक नंबर होगा, जो कि 14,893 करोड़ रुपए के सामने आएगा। इबीटा फ्रंट पे 3430 करोड़ का एक इबीटा का नंबर रहेगा, जो कि 3471 करोड़ रुपए के सामने नंबर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। मुनाफे फ्रंट पे एक ड्रॉप है, 2438 करोड़ का मुनाफे का अनुमान है, जो कि 2552 करोड़ रुपए के सामने है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर्स में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है। वाई बेसिस पे एक ड्रॉप की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो इनका वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वो करीब करीब 2% के सामने पिछली तिमाही में, इस बार 2 से 3% आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। पिछले साल ये करीब करीब 4% था, तो 4 से ड्रॉप तो होगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक फ्लैट साइड पे नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2% के आसपास का प्राइस कट है, इसलिए वॉल्यूम में थोड़े से अपटिक की बातचीत बाजार में है। मार्जिन इंप्रूवमेंट 150 से 200 बेसिस पॉइंट के आसपास क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। एड स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ने की बातचीत है। रॉयल्टी जो नेस्ले केस में बढ़ी है, वो HUL केस में भी थोड़ी सी बढ़ के आई है। और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी बेटर, वाई थोड़ा ड्रॉप साइड पे देखने को मिल सकता है। ये पहला नंबर है जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। इसके अलावा L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री और एक्सिस 2 और नंबर हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है। पहले L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री। IT केस में नंबर्स वैसे भी स्लगिश है और L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री लगातार नंबर से पहले टूटता चला आ रहा है। तो नंबर्स में अनुमान है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर बेटर रहेंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का नंबर बहुत ही वीक थे L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री के, और उसी दिन नंबर के बाद ये 12% टूटा भी था। तो करीब करीब 110 करोड़ डॉलर के आसपास की आय है, जो कि 108 करोड़ डॉलर से बढ़ के आएगी। रेवेन्यूज 9145 करोड़ का अनुमान है, 9016 करोड़ रुपए के सामने। एबिट फ्रंट पर 1385 करोड़ से 1450 करोड़ का एबिट है, और मार्जिन 15.5% के आसपास या 16% के आसपास मोटा मोटा मार्जिन इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। मुनाफे फ्रंट पे करीब करीब 1200 करोड़ का मुनाफा होगा, जो 1170 करोड़ रुपए के सामने है। लास्ट क्वार्टर का लो बेस, उसके सामने बेहतर नंबर इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन 1.5% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बातचीत है Q4 के अंदर, क्योंकि वीक डिमांड थी। और इंपॉर्टेंट है कि इनके केस में एक लो बेस का बेनिफिट तो इन्हें मिलेगा ही, लेकिन जो अपनी गाइडेंस साइड है वो शायद ये कट करते हुए ना दिखाई पड़े। तो ये पार्ट कमेंट्री गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस LTVs को लेकर वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। एक्सिस तीसरा निफ्टी का बड़ा नंबर है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, और एक्सिस के केस में भी जो बाजार अनुमान लगा रहा है करीब करीब 12,792 करोड़ रुपए के आसपास का एक NII का नंबर रहेगा।
प्री प्रोविजनल प्रॉफिट 9,263 करोड़ रुपए, जो कि 8,860 करोड़ से बढ़कर आएगा। मुनाफा फ्लैट साइड पे, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे रहेगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनकी प्रोविजनिंग मोर लेस फ्लैट रहेगी। वाई बेसिस पे इनकी प्रोविजनिंग बहुत बड़ा जंप लेगी, इसलिए वाई बेसिस पे नंबर्स में शायद आपको थोड़ा सा श्रिंक प्रोविजनिंग की वजह से देखने को मिले, लेकिन इनकी जो लोन डिमांड है, लोन मिक्स है, वो थोड़ा फेवरेबल है इस क्वार्टर के अंदर, और स्लिपेजेस करीब 4300 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि ओवरऑल लोन का 2% रह सकता है। तो कमेंट्री पार्ट क्रूशियल है, एसेट पार्ट क्रूशियल है इनके केस में, लेकिन वाई और क्यू ऑन क्यू प्रोविजनिंग का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए आज से एक्सिस पे आप नजर रखेंगे। जी, एक्सिस बैंक, एलटीआई, माइंट्री और एचयूएल, ये 3 नंबर्स का एनालिसिस किया। अभी इंडियन होटल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एक सेंस एक्सिस बैंक पे लेते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक में प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुआ था, अगर आप इस पूरे क्वार्टर में देखें, हमने इस साल की शुरुआत की थी जिस प्राइस पे, वो था करीब 1140 का। उसके बाद मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जनवरी, फरवरी, मार्च में प्राइस डैमेज हुआ, और मेरे ख्याल से 19 अप्रैल को इसने जो प्राइस छुआ था 996 का, वो इवन आप कह सकते हैं कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी उस दिन ये करीब 40 रुपये नीचे चला गया था। तो एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है इस स्टॉक में। एक हल्का सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेते हैं, फिर इंडियन होटल से बातचीत करेंगे। आपका सेंस इस पर क्या कह रहा है इस वक्त टेक्निकली? रचना जी, अब ऑलमोस्ट अपने 3 एवरेजेस को स्ट्राइक करता हुआ, आपका सेंस इस वक्त 1056 पे? जी, अगर मैं इसका चार्ट चेक करती हूँ, जी, मैं अगर इसका चार्ट चेक करती हूँ, तो यहाँ पे हम अगर फ्यूचर्स को देखते हैं तो मैं के फ्यूचर्स को देखेंगे, और उसका लेवल है 1065, और यहाँ पे डाउन साइड पे इसने 1-2 दिन पहले लोअर लेवल्स को रिजेक्ट करा है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, एंड दैट थिंग इज हैपेंड नियर 200 पीरियड एवरेज। सो वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि वो फर्दर नीचे नहीं जाना चाहता, और अगर इसको सपोर्ट मिल गया किसी टेलविंड का, तो ये यहाँ से और पिकअप कर सकता है। नेवरदलेस उसको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ डाउनफॉलिंग ट्रेंड लाइन जिसको उसको निकालना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन करीब 1085 पे रेजिस्टेंस देती है, तो 1085 के करीब यहाँ पे एक इनको हर्डल फेस करना पड़ेगा। अगर उसको निकाल दिया तो ये 1125 की तरफ जाएगा, और डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1040 के नंबर को ध्यान में रखना चाहिए। सो 1040 सपोर्ट एंड 1125 एज अ टारगेट, प्रोवाइडेड 1085 का रेजिस्टेंस सक्सेसफुली निकाल दे विद द हेल्प ऑफ अ टेलविंड। ये एक्सिस बैंक पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ नंबर से पहले। अच्छा, वैसे इंडियन होटल के भी नतीजे आएंगे सुमित, यहाँ मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कंसिडरिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपने आप को बस बेहतर ही किया है, वो सिलसिला जारी रहेगा? तो लास्ट क्वार्टर अगर आपको याद हो तो इंडियन होटल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर थे, और उसके बाद वो स्टॉक पूरा री रेट हो गया था। ज़बरदस्त तेजी उसने दिखाई थी उस नंबर्स के बाद। तो इस बड़े बेस के सामने नंबर आने हैं। 1870 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू का नंबर है। पैट फ्रंट पर जो एक बाजार अनुमान लगा रहा है, करीब 405 करोड़ का नंबर रहेगा। 535 करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिल सकता है वाई बेसिस पर। ये एबिटा का नंबर है, 535 सामने 660 करोड़, और मार्जिन 32 से 35% रहेगा। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये नंबर थोड़े वीक रहेंगे, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मार्जिन करीब 38% के आसपास थे, उसके सामने 35-37% के आसपास आएंगे। और तिमाही आधार पर नंबर थोड़े वीक रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेस, एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट एक्सपेक्ट लगा चल रहा था। एवरेज रूम रेंट का नंबर हालांकि बेटर साइड पर रहेगा। इनकी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बेटर करके जानी चाहिए। फूड एंड बेवरेजेस नंबर्स के अंदर थोड़ा पिकअप रहेगा, लेकिन पिछली बार क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इनको सपोर्ट कर रही थी, तो वो डिमांड, नए एडिशन होटल्स के, वो सब चीज़ें काम करके गई थी। इस बार शायद उस तरह की डिमांड ना आते हुए दिखाई पड़े, तो थोड़ा सबड्यूड रहेगा। लेकिन वाई बेसिस पे एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप लगाएंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े से सबड्यूड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था इनके लिए। पिछला क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, ये क्वार्टर थोड़ा सा थिन रह सकता है। बट मयूरेश बहुत संक्षेप में अपना आउटलुक रखिएगा इन होटल्स पे, क्योंकि अब जिस हम क्वार्टर में जा रहे हैं, ये एक छुट्टियों का सीज़न है, और इनके पास सब तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ बिजनेस के ओरिएंटेशन से नहीं। आई मीन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इनकी प्रॉपर्टीज़ हर सेगमेंट में परसिस्ट करती हैं।
आपका सेंस बहुत संक्षेप में 600 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करता हुआ इन होटल्स पे मयूरेश? जी, जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए और एब्सोल्युटली राइट। अगर आप एवरेज रूम रेंटल्स देखेंगे दे हैव रिमेन्ड एट एलिवेटेड लेवल्स और ऐसे ही रहने की उम्मीद है क्योंकि जितनी ऑक्यूपेंसी रेट्स और रेशियोज रहेंगे ये तिमाही के लिए आई थिंक दे शुड बी द बेस्ट क्योंकि हॉलिडे सीजन आ गया है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज वेल आई थिंक दैट हैज टर्न्ड आउट वेरी वेरी वेल। और तीसरी चीज़ आई थिंक अगर आप F&B का पार्ट देखें यहाँ पे शादियों का सीजन अभी भी आई थिंक चल रहा है। So the F&B part of the business, the MICE part of the business, जहाँ पे इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये लगातार बरकरार रहेंगी जो मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगी। तो इंडियन होटल्स, ताज जीवी के, लेमन ट्री जिनके पास आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। और इंडियन होटल्स पे क्या सेंस बन रहा है? मतलब पोस्ट कोविड जो थीम अब तक बनी रही और जिस सेक्टर की डिमांड उनके नंबर्स में ट्रांसलेट होती रही वो ये स्पेस है। अब अभी सुमित कह रहे थे कि शायद ये क्वार्टर माइट भी थोड़ा सा वीक रहे बट शायद YoY बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। बट इस प्राइस पे 601 पे अनुज क्या सेंस बन रहा है अब? फिर देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ हमने हमारी आंखों के सामने देखी है। ठीक है ना, हमने कई बार इसको डिस्कस किया, आपको याद होगा। आई थिंक हमने 400 पे भी बात की थी, उससे पहले खैर 350 पे भी बात की थी। अब मैं मुंबई में रहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले इनके जो आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली अभी भी ताज लैंड्स एंड और जो कोलाबा में है वो और ताज प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इन्होंने 2-3 रिसेंटली प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं। एक ताज सेंटा क्रूज जो ठीक एयरपोर्ट के ऊपर ही है, लिटरली आप एयरपोर्ट से निकले और वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है। और वहीं पर उन्होंने एक और प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बनाई जो मेरे ख्याल से 1 साल में प्रॉपर्टी बन भी गई उनकी, और वो बड़ी प्रॉपर्टी काफ़ी, वो जिंजर जो होटल है उनका। और अभी भी उनके सारे होटल्स जो है ना, सारे रूम्स जो हैं ऑलमोस्ट ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट फुल रहती है हमेशा। तो क्लियरली कुछ इस सेक्टर में एक बड़ी टेक्टोनिक शिफ्ट हुई है। पिछले 3 क्वार्टर में इंडियन होटल्स का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो उनके अब तक के जो ईयरली प्रॉफिट है उनसे ज़्यादा होता है 3 क्वार्टर में लगातार बैक टू बैक। तो ये सोचिए कि आप किस तरीके का बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है, और यही मेरे ख्याल से स्टॉक प्राइसेस इंडिकेट भी कर रहे हैं आपको। वीरू एक समय पे इंडियन होटल्स निफ्टी का स्टॉक हुआ करता था और उसके बाद खैर वो कहीं गया ही नहीं, लेकिन अब इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी समय के बाद एक री रेटिंग हुई है और शायद ये अब आपको जल्दी हो सकता है 4 डिजिट में दिखाई दी है स्टॉक। ये लग रहा है इसका पैटर्न ऑलमोस्ट वही पैटर्न है जो भारतीय एयरटेल वाला पैटर्न था। ये मुझे मतलब लग रहा है कि साल के अंत तक शायद आपको 1000 रुपये का रेट दिखाए। जी हाँ, और अभी साल की क्या बात करें, क्षण भर में अगर आप देखें तो बात करते करते ये स्टॉक 602 की ट्रेजेक्ट्री में और साल का करीब 4 डिजिट का आउटलुक यहाँ पे 602.7 पे। आई थिंक एक टेक्निकल सेंस ले ही लेते हैं यहाँ पर। फंडामेंटल बातचीत हो गई और नंबर से पहले रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है। मानस आपका व्यू इस वक्त इंडियन होटल्स पे? देखिए व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और जिस तरह का कंसोलिडेशन दिख रहा है, बड़ी रैली होने के बाद भी स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मूव और देखने को मिलेगा जिसमें जो पिछला हाई 620 के आसपास है उसको ब्रीच करके 635 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप 590 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट सबसे पहले तो पिछला हाई जो 620 के आसपास है उसके ऊपर 635 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक। चलिए अब आगे चलते हैं। बाजार में तेज़ी कायम है और नए शिखर की तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ पर इस समय दांव लगाया जाए? हमारे साथ दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी गुड आफ्टरनून। तो एक बार फिर एक चीज़ जो क्लियर हुई कि जियोपॉलिटिक्स इज़ परहैप्स द बेस्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब क्या मार्केट रेडी है वापस ऑल टाइम हाई जाने के लिए, इंडेक्स लेवल पर भी और मिड कैप लेवल पर भी? Yeah, good afternoon, Anuj. Well, definitely, I think some of the companies within the mid-cap space, they gave a good opportunity, corrected price के साथ में. But market का जो momentum बना है, that is possibly, I think, not allowing the deeper correction in the market. And as a result of which, valuation के नजरिए से देखे तो I think mid-cap companies have corrected but not enough, as far as I think their valuations are concerned. उसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि अगर कंपनी अपने ग्रोथ पाथ के ऊपर थोड़ी भी फिसलती है
तो शायद मार्केट उसको पनिश करने से चुकेगा नहीं. दैट इज व्हाट आई थिंक वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इन मेनी कंपनीज केसेस. तो मैं थोड़ा यहाँ पे केयरफुल डेफिनेटली रहना चाहता हूँ. हैविंग सेड दैट आई थिंक जहाँ पे डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे हम लोग पीछे रुक के नहीं देखते हैं. वहाँ पे आई थिंक वी आर आल्सो बाइंग लिटिल बिट आई थिंक मोर एग्रेसिवली आल्सो इन दिस मार्केट वेयर वी सी द अपॉर्चुनिटी, बी इट लार्ज कैप बी इट मिड कैप. तो ये एक हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने का भी एक हमारे अंदाज है, और एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज गिविंग अस द गुड अमाउंट ऑफ कंफर्ट लेवल not to chase the market values. Let the valuation become friendly, then you buy into the portfolio. दूसरी तरफ लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कंपैरेटिवली कम है. On the contrary, comparatively the large cap companies are giving relatively better opportunities in this market, and maybe index will get reflected accordingly in due course of time. But I think if I am not more ambitious in asking for higher amount of growth from large cap companies, still many of these companies are suggesting that they would grow between 15 to 20% on a year-over-year basis. तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है. अगर मार्केट कोई भी कारण सर करेक्शन में आता है, जैसे आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात की, वहाँ पे कोई भी सिचुएशन में करेक्शन में आता है, तो सम ऑफ दिस लार्ज कैप कंपनीज कैन पॉसिबली सरप्राइज यू with 25% kind of return in your portfolio if you ended up buying them at a lower price. So we are relatively more convinced at this point of time going ahead with the good quality large cap franchises. क्वालिटी लार्ज कैप फ्रेंचाइजीज में आप पैसा लगा रहे हैं. देवेन, कुछ देर पहले हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात कर रहे थे. जिस तरह से ये एफपीओ वोडाफोन वाले को रिस्पांस मिला, जो इन्होंने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में वो बिजनेस डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉकिंग करने की कोशिश की है. दूसरा, जिस तेजी से ये अपने सीमेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इस ग्रुप में बड़ी री रेटिंग की तैयारी है और क्या आपने पैसा लगाया है इन पॉकेट्स में? So हर्षदा, एक तरफ आई थिंक ग्रुप के सभी कारोबार बाय एंड लार्ज आई थिंक दे रिमेन इन द कमोडिटी स्पेस. कमोडिटी स्पेस के अंदर इंडिविजुअल साइकिल के हिसाब से दिखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ. अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट एज अ कमोडिटी लुक्स रीजनेबली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, नॉट फॉर 1-2 years बट फॉर नेक्स्ट 10 years. Because as a country, we have chosen the path of doing the reconstruction of the entire nation, whichever area you look at it. So from that perspective, I think cement as a commodity will remain strong and buoyant going forward as well. और जो अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप का जो मेन बिजनेस है सीमेंट का, उसके अंदर certainly I think because of the pan India presence and the larger capacity, they happen to be the preferred choice as far as I think the opportunity basket is concerned. So from that perspective, we like the commodity business in cement per se. I am not too sure about the Vodafone idea. Vodafone idea के अंदर एक opportunity ऐसे बनती है कि अगर आपको टैरिफ इंक्रीज करने को मिलता है तो certainly I think some numbers, some equations will change. At this point of time, having invested money in 4G and 5G, particularly largely in 4G, उनकी को स्ट्रेटेजी कस्टमर को रिटर्न करने की ज्यादा तरफ है. Because I think most of the 2G customers wanting to shift to 4G, and if they don't offer that solution, then they will lose those customers to Bharti and Reliance Jio. So to a greater extent, I think that is a strategy that they are following. मेरा ऐसा मानना है कि 45,000 करोड़ का एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद में they will have to come back again, I think, for further capex, and that is where probably I think you are likely to see I think some amount of continued improvement, as if at all I think we want to call it as I think going forward. But I think returning the money back to shareholders, I guess it's a long rope as far as I think this company is concerned. अच्छा देवेन जी नमस्कार. वीरेंद्र बुलोन रेडी स्टूडियोज से. ये बीते 20-25 दिन में और चीज़ें जो क्लियर हुई, जब चरम पे था शुक्रवार को आई थिंक जब इसराइल ने रिटेलिएट किया था, उसके उस जोन में भी क्रूड 88-89 की टेरिटरी से ऊपर नहीं गया. मीनवेल हमने गोल्ड को 72,500 की 73,000 की ट्रेजेक्टरी में भी देखा. इससे कोरिलेट करके मैं 2 स्टॉक्स पर सवाल पूछता हूँ आपसे. एक टाइटन में प्राइस डैमेज हुआ था और एक एशियन पेंट्स ने थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट करी है. ये दोनों पिछले 2-3 महीने से सॉफ्टनेस दिखा रहे थे. एशियन पेंट्स की सॉफ्टनेस काफ़ी लंबे समय से चल रही है. इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू देवेन जी. So particularly I think the commodity chemical and specialty commodities in form of I think the chemicals, I believe that I think they have probably seen the worst time, and they would like to I would like to believe that I think they would probably see relatively better time. Underlying assumption ऐसे है
कि पिछले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर आप कंपनी के नतीजे को देखें तो दे हैव बीन ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री which they could not pass it on to the cost, they could not pass it on to their end customer. And as a result of which most of the companies के margin suppression के साथ में हमने कारोबार देखा at the same time. Now ये साल के अंदर हम जो देखने जा रहे हैं most of the specialty chemical companies particularly I think they are having the opportunity on one side of having better margins at the same time because the cost under control in the pipeline inventory is at lower cost. And on the other side, the demand situation is improving because of the China plus one factor is actually playing out. Coming to Asian Paints business per se, I think the pressure on the margin, because of whatever reasons I think for which we discussed, that is probably a matter of past. And I see as a possibility the improvement in the margin. And at the same time, I think improvement in the volume of trade. So I would think that I think though the stock is fully priced, it's not cheap. But those who are buying with a long-term perspective, they would get opportunity in the corrected price. And that's where I think this company remains a strong proposition from the investment. ओके अच्छा देवन जी, रियल एस्टेट में बहुत शानदार तेज़ी है इस समय, ना सिर्फ रियल एस्टेट बट पूरे एंसिलरी प्लेस में भी। यहाँ पर आपकी कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगी क्या? So absolutely Anuj, I think एक तरफ रियल एस्टेट की बात करें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर एक्चुअली डिस्काउंटिंग देयर FY26 अर्निंग्स already in advance, and that is where I think I would slightly be wary about I think buying straight away into those companies because I think prices are fully reflecting the values that basically these companies are getting. दूसरी तरफ बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट देखे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेगमेंट देखे तो उसके अंदर भी आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द स्टॉक्स हैव रीच्ड टू a level at which they are adequately priced not for FY25 but for FY26 as well. तो शायद उसके अंदर immediate opportunity कोई नहीं मिल रही है मुझे. However, I think I am more than convinced that अगर एक तरफ रियल एस्टेट की तेजी बरकरार बनती है, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल बरकरार रहेगी, उनके अंदर मैं सबसे सुरक्षित जगह हाउसिंग फाइनेंस को देता हूँ, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर, इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 20%, the stock prices would also eventually start reflecting better onto the stock market. And thereafter, I think the companies like Bajaj Finance, who is likely to demerge Bajaj Housing Finance, that kind of proposition could become relatively more attractive play from the investment point of view. So we choose the proxy as against investing directly into the real estate space per se. देवेन भाई, ये ऑटो कंपनियों में इस समय आपका क्या रुझान है? मारुति ऑफ कोर्स एक तरफ आउट परफॉर्म करता हुआ, और पिछले कुछ हफ्तों में ये हाइब्रिड वर्सेस ईवी का डिबेट भी उठ खड़ा है, जहां पर लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या टाटा मोटर्स की रफ्तार बरकरार रहेगी या नहीं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? So Harshada, I think we are passenger vehicle segment के लिए I think we are absolutely convinced कि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम हाथ में बढ़ते जा रही है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी commensurately I think मैच होते जा रहे हैं. So to a greater extent, I think the passenger vehicle segment demand will continue to grow well in this place. So there is no second thought on this. टाटा मोटर्स का जो ईवी का पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से आई थिंक काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि द वे इन विच दिस कंपनी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर लॉन्चिंग न्यूअर मॉडल्स इन नेक्स्ट 2 to 3 years, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय द लीडरशिप पोजीशन. Hybrid, of course, I think is a good choice, no doubt about it. But I think you're paying double, or maybe I think more than 1.5 times the price, I think, as far as the vehicle is concerned. But to a greater extent, I think people are paying price because one, it is Toyota stroke Maruti. And as a result of which, I think they find this particular proposition is a selling proposition. मैं मानता हूँ अगर EV का सक्सेसफुल रोल आउट होता है, and I think at a competitive price which Tata Motors is demonstrating, मेरा ऐसा मानना है कि 25 years, that is I think calendar year 25 onwards, you should be seeing a larger proliferation of EV into the markets, and that could be probably remaining a very strong proposition for these companies as well. अच्छा देवेंद्र जी, इस वक्त आपका झुकाव थोड़ा सा, अब हमने बैंकों में HDFC बैंक के नंबर देखे, अभी भी आपका झुकाव इस प्राइस पर एक अच्छे बड़े मूव के बाद PSU बैंक्स पे और प्राइवेट बैंक्स में क्या अनुपात है, झुकाव किस तरफ है आपका इस वक्त? एक तरफ PSU बैंक के अंदर वैल्यूएशन का आपको जो प्रीवियसली एक एडवांटेज मिल रहा था, तो शायद आई थिंक दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी वाज डी-रेटेड एंड जस्टिफाइबली सो. बट आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो जो बैंक की बैलेंस शीट बड़ी है,
उसके ऊपर फोकस रखना जरूरी बनता है। अगर आज 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट HDFC बैंक की है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 33 लाख की बैलेंस शीट है, AUM की बुक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ फॉर दिस बैंक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अराउंड 12.5% along with inflation. अगर if the economy is growing at 12.5%, these banks would easily grow about 15-16% rate of growth in their AUM size. And larger the AUM book, I think better would be the opportunity for them not only to attract high amount of deposits, but also to, I think, play safely with the margins on the net interest margins. So मेरा ऐसा मानना है कि I think one will have to work with some of the larger franchises. They will probably give you relatively steady rate of return. Maybe smaller bank के अंदर in a shorter period of time you might see exceptionally high return, but longer period of time when you see this compounding theory working, the larger banks should possibly be giving the consistent return at around 20% or so on a year-over-year basis for next 5 to 10 years. So we are relatively more convinced about some of the larger bank and their book size. जी देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब तैयारी करते हैं कल की, पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं और येस्टरडे FNO बैन से बाहर आता हुआ नजर पड़ा GNFC, और आज की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स में इन जनरल काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। डीलर्स को लगता है GNFC एक ऐसा स्टॉक है जहां 700-705 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और शायद इसीलिए वो BTHT की ट्रेड अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। दूसरा जो काउंटर है जो फोकस में है वो है औरोबिंदो फार्मा, और बड़े दिनों बाद यहाँ भी आज अच्छे वॉल्यूम्स पे आपको कारोबार होता हुआ नजर पड़ रहा है। डीलर्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और पोजिशनली उनको लगता है स्टॉक में 1150-1180 तक के लेवल्स आने चाहिए। तो औरोबिंदो फार्मा और दूसरा स्टॉक जो है वो GNFC, दोनों पे ही डीलर्स आज मोमेंटम ट्रेड करा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, औरो फार्मा और GNFC दोनों पर BTST मोमेंटम ट्रेड इस समय डीलर्स की तरफ से। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। BTST STBT टाइम, गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि नेस्ले पर ध्यान देना चाहिए। सेटअप अच्छा है, ट्रेड करा है 2503 पर, टारगेट होगा 2550, स्टॉप होगा 2490 का। नेस्ले पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो नेस्ले में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और क्लियरली FMCG कंपनियां फिर से तेजी में आ रही हैं। मानस आपका ट्रेड? देखिए ग्रासिम में खरीदारी करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ग्रासिम के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2330 के स्टॉप लॉस से इसका फ्यूचर ले सकते हैं और टारगेट 2425 के आसपास के रहेंगे। 2425 के टारगेट के लिए ग्रासिम के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ग्रासिम को आप बाय करके ले जाएंगे। दो ट्रेड्स हुए यहाँ पर। रचना जी आपके कैरी करेंगे? जी मेरी तरफ से रहेगा MCX का फ्यूचर्स। MCX के फ्यूचर्स में हमने कल के मॉर्निंग शो में भी कॉल दिया था और 4000 का टारगेट दिया था। अब आज हम वो टारगेट को एक लेवल आगे ले जाएंगे, 4020 पे है अभी, तो यहाँ पे हम टारगेट लगाएंगे 4075 एंड 4120। ये दो टारगेट्स के लिए इसको फिर से लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे एसएल लगाएंगे 3970 का। सो 3970 पे एसएल एंड 4120 तक के टारगेट। ओके, चलिए अब शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी BTST SCBT? BTST रहेगा ओबरॉय रियल्टी में। ओबरॉय रियल्टी का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 1500-1520 के लिए इमीडिएट टारगेट्स के लिए ये एकदम रेडी है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में BTST रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 1450 का रहेगा, पहला टारगेट 1500 एंड देन 1520। ओके, तो ओबरॉय रियल्टी में एक ट्रेड। प्रशांत आपका पिक क्या रहेगा BTST में? तो हर्षा जी मुझे ऑटो सेक्टर में एस्कॉर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट की कगार पे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखूंगा 3175, 3175 और टारगेट होगा 3290, 3290 का। ओके, तो एस्कॉर्ट्स क्वोटा ये भी एक मोमेंटम ट्रेड साबित हुआ है। इनफैक्ट अब पिछले हफ्ते से ही तेजी आना शुरू हुई है। इसमें भी एक मौका खरीदारी का। अच्छा मयूरेश, मैं BTST STBT ट्रेड नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये सारी FMCG कंपनियों में तेजी और इसमें होनासा का स्टॉक, मामाअर्थ वाली कंपनी जो 8-8.5% ऊपर है आज और तगड़े वॉल्यूम्स पर, इनफैक्ट 11 गुना वॉल्यूम आज देखने को मिला है। आई एम गेसिंग ये जो जेफरीज ने 590 का टारगेट दिया हाल ही में उसका इम्पैक्ट है, लेकिन क्या आप इस स्टॉक में पोजीशन लेना ठीक समझते हैं? और स्पेशली इसकी ग्रोथ और जो HUL डिलीवर कर रहा है, दोनों में बेहतर ट्रेड क्या रहेगा?
HUL is clearly underperforming. There is no two ways about that. और पिछले तिमाही के नतीजे के बाद भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये काफी टेपिड रह सकती है. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर HUL. अगर आप बिजनेस अपडेट्स देखते हैं काफी कॉम्पिटिटर्स के, सो द वॉल्यूम ग्रोथ इज लुकिंग टेपिड. आई थिंक एक जेन्युइन रिकवरी शायद सेकंड हाफ में आ सकती है. वंस फिंगर्स क्रॉस्ड वी गेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मॉनसून जुलाई के बाद. और जहाँ तक रूरल अकाउंट करता है 60% FMCG के वॉल्यूम सेल्स का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जेन्युइन रिकवरी प्राइस के हिसाब से सेकंड हाफ में आ सकती है. And that will reflect in terms of both volumes going higher for FMCG companies. And therefore, I think a genuine recovery only happening after the second quarter. जहाँ तक होना का सवाल है, मुझे लगता है I think updates have been reasonable. Stock beaten down था, वहाँ से थोड़ी रिकवरी अच्छी खासी देखने मिली है लोअर लेवल से. एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं कि जो अर्बन कंजम्पशन पैटर्न्स है, they are still holding out very well, and this will hold out in specifically metro areas and tier 1, tier 2 cities. जो शायद एड कर सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न्स को. बट हमें अभी भी लगता है आई थिंक थोड़ी राह देखनी चाहिए विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ. वी आर प्रॉब्ली वॉचिंग आउट फॉर स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर एज एन एग्जांपल, हर्षदा जी, जहाँ पे हमें लगता है आई थिंक जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है आई थिंक अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है. और जैसे ही इनरोड्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ SKUs, इन टर्म्स ऑफ रूरल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का नंबर स्पेसिफिकली बॉटम लाइन और मार्जिन ग्रोथ पे शायद ठीक ठाक आ सकते हैं. वो वेरी चूजी. टाटा कंज्यूमर इज समथिंग दैट विल कीप ऑन. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं यहाँ से. अब इन डिस्कशन से हट के थोड़ा सा इंडेक्स पे एक बार फिर से लौट के आते हैं. स्क्रीन पे लेकर आइएगा इंडेक्स 22362 वर्सेस डे हाई आई थिंक 40, 50, 60 अंक नीचे हम हैं. और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें इट्स 47977. दैट मीन्स अगर मैं डे हाई से कंपेयर करूँ तो 325 अंक नीचे. अनुज, एक टिपिकल थर्ड डे टायर बिहेवियर क्या अप्रोच रहेगी इंडिसेस पे कल के लिए? अब मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन होगा बुधवार, इंडिसेस पर आया 100% वीरो. देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही. टिपिकल थर्ड डे वाला पैटर्न, 2 दिन की बड़ी रैली के बाद तीसरे दिन में हमेशा इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आती है. निफ्टी भले ही डे लो पर बंद हो रहा हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए किस तेज़ी से बंद हो रहा है. और यही मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप लॉन्ग कैरी करिए. और ये थोड़ी सी टायर्डनेस थी मार्केट में, वो प्ले आउट हो गई है मेरे ख्याल से. अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल 100 पॉइंट तक का भी गैप अप मिलने के चांसेस हैं निफ्टी पर, आज के हाई के भी ऊपर. ये चांसेस हैं. ऑब्वियसली आपको एक कैलकुलेटेड गेस लेके जाना होता है ट्रेड में. ये कैलकुलेटेड गेस है कि एक गैप अप कल भी मिलना चाहिए आपको मार्केट में. और आज मार्केट आज के बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स हैं नहीं जिसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कल आएगा. तो थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज़ अगर हल्के से सपोर्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल से, लेकिन जिस तरीके की ब्रेड्थ है ना मार्केट में 2 दिन से, और आज भी जो मार्केट ब्रेड्थ है वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि कैरी करिए निफ्टी में. बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ प्योरली बिकॉज ऑफ HDFC बैंक. कल भी HDFC बैंक डे लो पर बंद हुआ, आज सेकेंड डे रनिंग HDFC बैंक डे लो पर बंद हो रहा है. और आज तो इनफैक्ट HDFC बैंक ऊपर खुला था, कल तो ज़्यादा ऊपर खुला भी नहीं था, आज तो अच्छा खासा ऊपर खुला था लेकिन फिर भी लो पे बंद हो रहा था. इसके लिए बैंक निफ्टी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, निफ्टी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और अब आपका नया स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,250 का. अब आप कहेंगे कि कल अगर हम खुले उसके नीचे तो वो रिस्क तो हमेशा रहेगा कैरी करने में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा क्योंकि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ की ज़रूरत होगी आपको. तो कैरी करने की कोशिश करिए क्योंकि ये मार्केट में जैसे मैं कह रहा था डाउन साइड 22,200 तक की है, अप साइड 23,400 23,500 तक की है इमीडिएटली. तो इसके लिए बेटर टू कैरी, और या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आपको कैरी करना है वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. जी बेटर प्लेस्ड है इस वक्त निफ्टी. डाउन साइड रिस्क टूवर्ड्स 22,200 खुला हुआ है लेकिन रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन अच्छी है बैंक निफ्टी में बिकॉज ऑफ आई थिंक HDFC बैंक लॉन्ग को लेकर इतना कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है. डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे. एकदम कोई बहुत निर्णायक अगर आप देखें स्थिति में नहीं है. और जैसे कि अभी अनुज ने कहा कि हमारे पास भी कोई आई थिंक मार्केट शट होने के बाद कोई ऐसी अर्निंग्स नहीं है जो कि हमारी ट्रेजेक्टरी को मोर और लेस बहुत बड़ा चेंज करे. बट इट्स डाउ जोन्स फ्यूचर्स 33 अंकों पर ट्रेड करते हुए. एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा और जब देखते हैं इस ब्रेथ को. निफ्टी स्लिप हुआ है फर्दर करीब 2355 पे. 27 लॉन्ग और 87 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप करीब 22 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 45 स्टॉक्स में. आइए देखते हैं कि लॉन्ग्स जो थे वो कहाँ से आए. और आइडिया ने आज इसको शायद, आइडिया में शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी थी क्योंकि वो डेरिवेटिव बैन में भी था. ओवर रियल्टी 3.5%, M6 भारतीय एयरटेल, ACC ICICI Pru. क्या दिन रहा ये आज टेलीकॉम के लिए और क्या दिन रहा ये आज रियल स्टेट के लिए. आई थिंक
पहले टिक से ही ये क्लियर हो गया था। वोडाफोन आइडिया 10% ऊपर, 10.5% ऊपर। एबी फैशन, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इस वक्त बेहद ही स्ट्रॉन्ग, आप देख सकते हैं ये पूरी स्लाइड डोमिनेटेड है इस ग्रुप से। ग्रासिम, बायोकॉन, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। अब आइए जरा सेकंड स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे इनफैक्ट शॉर्टिंग अबाउट इंडिया। रिलायंस आज एक सब्सटेंशियल आई थिंक जोन से इस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा। आई थिंक 2980 ये और 3000 जो है वो कॉल राइटर्स का जोन है, वहीं से सिंक हुआ। बाकी आईओसी, मुथूट फाइनेंस, कैनफिन होम्स इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही। और जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा था M&M फाइनेंशियल्स, खबर खराब थी और खुलते साथ दस्तक दी बुरी खबर ने। हालांकि जो जोन सुबह का इनिशियली लो था वो दोबारा वायलेट नहीं हुआ। सन फार्मा, ABB, ओरेकल फाइनेंशियल्स और HPCL, कुछ और कंपनीज जहां पे आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही, लॉन्ग्स अनवाइंड हुए। और एक प्रेशर याद रखिएगा, एक्सपायरी का भी होता है। एक दो स्टॉक्स और मार्क करना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया और आई थिंक जो कल शायद हाईलाइट रहेंगे। हम डिस्कशन कर रहे थे इंडियन होटल्स की, सुमित ने नंबर्स बताए, अनुज मेरा डिस्कशन हुआ, मेरा मयूरेश जी का डिस्कशन हुआ। उस टाइम 601 पे ट्रेड कर रहा था, 604.30 प्रिसाइसली अगर आप देखें, इनफैक्ट 605 नाउ, डे हाई पर क्लोज होता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। मेट्रोपोलिस 1836 पर आके क्लोज हो रहा है। क्या है इस क्लोजिंग का अगर आप देखें महत्व, मेरे ख्याल से अगर आप कंपेयर करें चार्ट्स पे तो पोस्ट 21 जून 2022 इतने हाईएस्ट लेवल पे इसका सेकेंड टाइम क्लोज है। मेरे ख्याल से कल सुबह जिन स्टॉक्स की श्रेणी की हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत कर रहे होंगे उसमें ये इमर्ज होगा। मेट्रोपोलिस शानदार क्लोज। और एक स्टॉक और लेके आइएगा जिसने आज काफ़ी अच्छा खासा क्लोज दिया, वो था आपकी स्क्रीन पे नवीन फ्लोरिन 3366 पे। मैं पिछले 3-4 दिन से स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, सुबह से मानस पे बात हुई भी थी। आफ्टर आई थिंक अक्टूबर 2023 फर्स्ट टाइम इस स्टॉक ने एक क्लोज दिया है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक टेक्निकल परिवर्तन इस स्टॉक में आया है। अनुज बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, बैन का अपडेट और बता देते हैं आपको। कौन कौन से स्टॉक्स बैन में एंट्री करने वाले हैं या बैन से बाहर आने वाले हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडस टावर, ABFRL, मनापुरम फाइनेंस और कैनरा बैंक, 5 स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं इस समय। और इनमें से आई थिंक खास तौर से इंडस टावर और ABFRL इनमें तो अच्छे मूव्स भी आए हैं, तो ये तो चांसेस हैं कि चले जाएंगे बैन में। बैन से बाहर जो स्टॉक्स आ सकते हैं उसकी भी लिस्ट है। 3 स्टॉक्स हैं जिसमें से बायोकॉन तो डेफिनेटली आना चाहिए बैन से बाहर। बॉर्डरलाइन केस सेल और PEL के 78% और 79% पोजीशन के साथ। तो कुछ कूल ऑफ क्लियरली देखने को मिल रहा है कुछ पोजीशंस में, लेकिन कूल ऑफ अगर आप देखिए ओवरऑल मार्केट में भी नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक 47,958 के आसपास टिकने की पूरी तैयारी में, और निफ्टी जहां 22,400 की तरफ बढ़ा था, अब आखिरी आधे घंटे में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली हुई है, तो वहाँ पर 22 अंकों की ही बढ़त अब रह गई है। हालांकि भारती एयरटेल एक स्टॉक जिसकी हम खूब चर्चा पहले भी कर रहे थे, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है, तो वहाँ पर वो पोजीशंस क्लियरली कैरी की गई हैं। और कल नंबर्स के एंटिसिपेशन में एक तो एक्सिस अच्छी तेज़ी दिखाने में कामयाब, आप HUL देखिएगा, वहाँ पर डिसेंट मूव है करीब 1% का। LTI माइंट्री पर भी एक बार नज़र डाल ले, आधे % तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। LTI माइंट्री कंसिडरिंग परसिस्टेंट अच्छे नंबर्स लेकिन खराब गाइडेंस से पिटा, और TCS इन्फोसिस के नंबर्स आ चुके हैं। मानस कोई ट्रेड कल सुबह के लिए या फिर पूरे दिन के लिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पर एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए अभी तो कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं। एक पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन उस पुल बैक पे ये 10 डे मूविंग एवरेज को भी टच नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक वीकनेस बनी हुई है। तो आई थिंक वेट करें, बेहतर रहेगा कि आपको खरीदारी कंफर्मेशन पे जब 4800 रुपए 4800 के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, उससे पहले इसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके, तो फिलहाल संभल कर चले। LTI माइंट्री कल देखेंगे कितना एक्शन बनता है। ऑफ कोर्स कल शाम तक वो नंबर्स आएंगे और उसका विश्लेषण हम फिर गुरुवार को सुबह में करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक स्टॉक जिस पर नजरें होनी चाहिए। फिलहाल आखिरी 3-3.5 मिनट बचे हैं ट्रेड के। 1-2 काउंटर्स मैं मेंशन कर देती हूँ जहाँ पर एटलीस्ट पिछले 10 मिनटों में लोग पोजीशंस और बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक तो हीरो मोटोकॉर्प जहां पर कल भी थोड़ा सा एक्शन था, आज पोजीशंस और जुड़ती हुई दिखाई दी हैं। साथ ही साथ निचले लेवल से कोल इंडिया, सन फार्मा जैसे ट्रेड्स भी थोड़े से फेवर में आए हैं। लेकिन एक ट्रेड जहां पर हर टिक पर लोगों ने मौका नहीं छोड़ा है
वो है भारती एयरटेल, आज का टॉप परफॉर्मर बाजार में, 3.5% के गेंस और 1343 पर ये स्टॉक टिकता हुआ। हर टिक के साथ यहाँ पर बस मजबूती ही देखने को मिली है। अनुज, क्लोजिंग पर नजरें हम? बिल्कुल, क्लोजिंग पर नजरें हैं और हर्षदा क्लोज थोड़ा सा मैं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट जैसे कि ज़्यादा, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट थोड़ा सा आपका जैसे कहते हैं ना रिजॉल्व चेक करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस पोजीशन को कैरी करने की, क्योंकि ये ना हो कि आप इससे घबरा जाएं और अनवाइंड करके चले जाएं और कल सुबह सुबह 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाए। तो ये मार्केट का एक हमेशा ही होता है टेस्ट करने के लिए, और वैसे भी तीसरा दिन था आज, तो कोई भी बड़ी तेज़ी नॉर्मली तीसरे दिन एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लेकर ही आती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 16 पॉइंट ऊपर था निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी फ्लैट हुआ, इनफैक्ट बैंक निफ्टी और 5 मिनट ट्रेड का तो शायद रेड में भी चला जाता, लेकिन निफ्टी आईटी में अच्छी खासी तेज़ी थी आज, करीब 0.5% की। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है इस इंडेक्स की वजह से, 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स पूरा का पूरा 500 पॉइंट ऊपर, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर, 200 पॉइंट की रैली यहाँ पर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, अंत तक एडवांसेस के फेवर में थी, करीब 1500 बढ़ने वाले शेयर, 900 गिरने वाले शेयर, तो उस हिसाब से मामला एकदम ठीक ठाक था, कोई दिक्कत का ज़्यादा यहाँ पर सबब है नहीं। चलिए एक बार ज़रा सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं कि सेक्टोरली कैसा रहा मामला। कल अक्रॉस द बोर्ड ग्रीन था, आज कुछ रेड आए। निफ्टी बैंक फ्लैट है, निफ्टी मेटल्स में आज थोड़ी सी गिरावट आई, ये इंटरेस्टिंग था, 0.5% नीचे। फार्मा 1% नीचे था। आज का इंडेक्स ऑफ द डे था रियल्टी इंडेक्स, करीब 0.3% ऊपर रियल्टी इंडेक्स। एफएमसीजी भी 2.5% ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट था, यहाँ पर तो खैर एक्सपायरी ही थी आज वीकली। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी फ्लैट था। आईटी इंडेक्स हमने डिस्कस किया, कैपिटल गुड्स इंडेक्स डिस्कस किया हमने। ऑयल एंड गैस करीब 0.5% नीचे था, ये इंटरेस्टिंग था मामला। सीपीएससी में करीब 0.5% की तेजी, और ऑटो इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के ट्रेड्स रहे यहाँ पर। सबसे ऊपर ग्रासिम, एक क्लियर कट रिवर्सल इस समय एबी ग्रुप में, और ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी। भारती एयरटेल 3.5% ऊपर। नेस्ले में शानदार तेज़ी। मारुति आज स्पेशल दिन था मारुति के लिए, ऑलमोस्ट 13,000 के करीब स्टॉक। टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, आईटीसी, टाइटन, डिवीज लैब्स, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ अच्छे मोमेंटम थे। एलटीआई माइंट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर तेज़ी थी। मंदी कहाँ पर थी? सबसे ज़्यादा इंपैक्ट था रिलायंस की वजह से। हालांकि सुबह एक बार के लिए ये स्टॉक ग्रीन में था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स हुआ, 1.5% नीचे। बीपीसीएल नीचे था 2%। सन फार्मा में बड़ी गिरावट थी आज। डॉक्टर रेड्डीज नीचे था। उसके अलावा हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ और स्टॉक्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो। लेकिन फिर भी क्लोजिंग अभी के लिए ग्रीन में ही हो रही है, तो ये कहा जाएगा कि तीसरा दिन मार्केट में शानदार तेजी। जी हाँ, थर्ड डे लकी, और भले ही उतनी ज़्यादा तेज़ी जैसे इंट्राडे में थी, क्लोजिंग में नहीं देखने को मिली, लेकिन एक पॉजिटिव क्लोज 25 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिका है। चलिए फटाफट से अब सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नीरज और आशीष के बीच मुकाबला, और कई सारी खबरें थी जिस पर आज स्टॉक एक्शन देखने को मिला है। अब रिजल्ट्स के लिहाज से आप देखिएगा तो तेजस नेटवर्क पांचवी दफा लगातार 5 क्वार्टर से लॉस दिखाने के बाद मुनाफे में आई, तो 20% भागा ये काउंटर। एमएनएम फाइनेंस शॉर्ट का ट्रेड था अनडाउटेडली, जो रिजल्ट्स इन्होंने डिफर किए उस 150 करोड़ के फ्रॉड पर। एबी मनी, इंडस टावर्स दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स नीरज के। अब लेकर आते हैं आपके लिए आशीष का परफॉर्मेंस। तो सारे तेजी वाले ट्रेड्स, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, हत्सुन एग्रो, एचपीएल इलेक्ट्रिक और केन्ना मेटल में हमने देखा गेंस के साथ ही कारोबार। जी हाँ, तो थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार ने अपनी इंट्राडे गेंस को बाद में शेड किया, लेकिन दिन ब्रेथ के लिहाज से, स्पेशली मिड कैप के लिहाज से बेहद शानदार रहा। चलिए तो आज का दिन समाप्त हुआ और मंगलवार का दिन था, ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी अनुज, मेरी, हर्षदा, आशीष और नीरज जी की आपके साथ सारे समीकरण संकेत देकर। कल एक्सपायरी -1 डे है, उस पर करेंगे बातचीत सुबह 7 बजे, उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।